गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ये जो क्लास है ये अमेंडमेंट क्लास है फॉर दिसंबर 2021 फाइनल लॉ इकोनॉमिक लॉज। जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने कुछ दिनों पहले ही फाइनल लॉ का कंपनी लॉ वाला फुल अमेंडमेंट्स ले लिया था और वो यूट्यूब में पुट था। मेरे वेबसाइट में जो अमेंडमेंट पेज है उस पर लिंक भी है उसका। अब ये इकोनॉमिक लॉज लेने जा रहा हूँ, ठीक है। फाइनल ऑडिट का भी अमेंडमेंट क्लास हो चुका है। ऑल दी अमेंडमेंट क्लास हैव बीन डन। दिस इज द लास्ट अमेंडमेंट क्लास फॉर December 21। दिस इज इकोनॉमिक लॉज का अमेंडमेंट। सारे अमेंडमेंट के लिंक्स मेरे यूट्यूब में डलते हैं ऑब्वियसली। मेरे वेबसाइट के में आप जाओगे तो वहाँ टॉप में ही अमेंडमेंट पेज बनाया हुआ है, तो उसको क्लिक करोगे उसमें सब्जेक्ट वाइज सारा लिंक मिल जाएगा। तो कंपनी लॉ का कर चुके, अब इकोनॉमिक लॉज करने जा रहे हैं। कंपनी लॉ के बनस्बत इकोनॉमिक लॉज में ज़्यादा अमेंडमेंट है इस बार, ठीक है। सर कहाँ का अमेंडमेंट से बता दो। ये रहा नोट्स, ये नोट्स आप देख लो सर। ये 36 पेजेस का नोट्स है पूरा इकोनॉमिक लॉज का, ठीक है। अमेंडमेंट बनाया हुआ है, इन टॉपिक्स में अमेंडमेंट है। मैंने सारे जो देखो, कई बार क्या होता है अमेंडमेंट बोलेगा अरे सर 36 पेज नहीं है। अगर मैं इसको स्क्वीज करूं तो 20-25 पेज में हो जाएगा। पर कई जगह पे ऐसा हुआ है कि अमेंडमेंट 2 लाइन का है पर उसके लिए मेरे को पूरा टॉपिक डालना पड़ा है। तो इसीलिए मैंने वो जो अमेंडमेंट पोर्शन है वो येलो कर दिया है। आई शो इट टू यू 1 सेकेंड। अब जैसे ये सेबी एक्ट है, हाँ, अब इसमें अमेंडमेंट खाली ये है, ये वाला पैराग्राफ एक ऐड हुआ है, पर मेरे को तो वो पूरा डालना पड़ा है ना सेक्शन 12, तो एक पेज उसमें लग गया। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कई जगह अमेंडमेंट वैसे हैं कि एक लाइन, एक वर्ड, एक फ्रेज का अमेंडमेंट है पर उसके लिए पूरा डालना पड़ गया। कई जगह बड़े बड़े अमेंडमेंट्स भी हैं, ओके। तो सर अमेंडमेंट्स इकोनॉमिक लॉज में किस किस चीज़ में, ये 6 चैप्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, और ये 5 और 6 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। एक्चुअली में बड़ा अमेंडमेंट है, ऊपर वाले सब छोटे मोटे हैं, यही 2 सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट जो है उसमें रूल्स आ गए और रूल्स को पूरा इन्होंने चेंज कर दिया है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, वो पहले के जो अमेंडमेंट क्लासेस थे जून 21 वाले वो सब में हो गया। अब उस रूल्स को भी पूरा चेंज कर दिया है, तो वो हम लोगों को पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। और आईबीसी कोड में अमेंडमेंट बहुत जोरदार है। पहले ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था, अब फिर फाइनली उसका एक्ट आ गया, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेबल फॉर एग्जाम। तो इसमें पूरा क्या हुआ है, आईबीसी कोड में एक नया चैप्टर, छोटे छोटे अमेंडमेंट तो हैं ही, उसके अलावा आईबीसी कोड में एक पूरा नया चैप्टर इंसर्ट हो गया है। मतलब आईबीसी कोड के अंदर एक नया पूरा टॉपिक आ गया। जैसे आप आईबीसी कोड जब सोचते हो तो दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस, है ना। रेजोल्यूशन प्रोसेस को अपने प्यार से बोलते हैं सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सीआईआरपी प्रोसेस, और लिक्विडेशन प्रोसेस। तो अब लिक्विडेशन ये टेक्निकली ये चैप्टर 2 होता है, चैप्टर 3 होता है ऑफ आईबीसी कोड। अब एक नया चैप्टर घुस गया, चैप्टर 3A, और वो है पीपीआईआरपी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए आया है, एमएसएमई के लिए। तो एक पूरा नया चैप्टर ऐड हो गया है। तो इन दोनों में काफी ज्यादा अमेंडमेंट है, और इन दोनों में तो टुनु मुनु करके अमेंडमेंट्स है, ठीक है। आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ द अमेंडमेंट्स, मैं सारा समझाऊंगा, बने रहना प्लीज, हाँ ध्यान से। सबसे पहले ये सेबी एक्ट में अमेंडमेंट आया। अच्छा, नीडलेस टू से एक चीज़ है जो पहले ही अनाउंस हो चुकी, मैं बोल भी चुका हूँ कि इकोनॉमिक लॉज में से सरफेजी हटाया जा चुका है सिलेबस से सीए फाइनल में, और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेकरा बोलते हैं, एससीआरए, वो भी हट गया है। तो ये 2 चैप्टर हट गए। हम लोग सोचते हैं कि चलो बर्डन कम हुआ, 2 चैप्टर कम हो गया, पर यार इंस्टीट्यूट ना कुछ हटाता है तो कुछ डाल देता है, समझ रहे हो। मतलब उन्होंने वहाँ 2 चैप्टर हटाया तो आपको लगा हाय राम, सांस मिला, थोड़ा आराम हुआ, पर फिर कुछ और जगह कुछ और आ जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, तो वो कंपेंसेट हो जाता है एक तरह से। अब आईबीसी इतना बड़ा हो गया कोई हिसाब नहीं है। फेमा में उन्होंने वो 3 टॉपिक जो डाले थे, ईसीबी ओडीआई इंपोर्ट, बड़ा बड़ा डाल दिया उठा के। क्वेश्चन उससे कम आते हैं पर डाल तो दिया, पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके ऊपर तो मैंने शायद 9 घंटे का पूरा वीडियो बना के भी डाल रखा है यूट्यूब में, और लिंक भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा मेरे, ठीक है। तो ये लोग एक हाथ से कुछ लेते हैं तो दूसरा से कुछ डाल देते हैं, तो सिलेबस ज्यों का त्यों होता है। हर बार वो लगता है कि नहीं कम हो गया, वो कम होता ही नहीं है, वो थोड़ा माइनस फिर थोड़ा प्लस, एज इट इज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेबी एक्ट 1992। स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सबको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि सेबी सबको रेगुलेट कर सके। तो सेबी जो है वो वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड, इनको तो रेगुलेट करता ही है। अभी एक नया इसमें जोड़ दिया इन्होंने, एआईएफ। एआईएफ 2012 में आया था, कोई आज की ताज़ा बात नहीं है। एआईएफ होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड।
जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं ना वो होते हैं एआईएफ। तो ये 2012 में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट करके वो जोड़ दिया कि भाई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है उनको भी सेबी के पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन ओनली दे कैन एक्ट एज अ स्पॉन्सर फॉर एनी फंड। तो ये येलो वाला डाल दिया, ठीक है। ये तो पहले से था, ये नया आ गया एआईएफ। पढ़ो, नो पर्सन शैल स्पॉन्सर और कॉस्ट टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी ऑन और कॉस्ट टू बी कैरीड ऑन द एक्टिविटी ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ इसी को बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। बड़े बड़े फंड है। जब चालू हुआ था 2012 में तो 6 फंड्स थे, अभी बहुत सारे, अभी 300 350 फंड्स है। ये बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं जो रिस्की पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ना तो एआईएफ में कोई पैसा लगा सकता है, ना एआईएफ को कैरी ऑन कर सकता है, ना एआईएफ का स्पॉन्सर बन सकता है, मतलब प्रमोटर चालू करने वाला नहीं बन सकता जब तक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता, अनलेस अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड बाय द सेबी। तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये डाल दिया एक एक्स्ट्रा, इजी। नेक्स्ट फेमा में अमेंडमेंट है। फेमा में छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है। एक है एक्सपोर्ट रेगुलेशंस के अंदर चेंज आया है, फेमा के किसी सेक्शन में नहीं आया। एक ईसीबी में आया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और एक ही एक्सपोर्ट रेगुलेशंस में आया है। तो एक्सपोर्ट रेगुलेशंस में क्या होता है ना, नियम होता है कि जब भी आप भारत से बाहर कुछ भी भेज रहे हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, तो आपको फॉर्म जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। ईडीएफ, सॉफ्ट टैक्स वगैरह फॉर्म जमा करने पड़ते हैं, आरबीआई में जमा होता है, कस्टम्स कमिश्नर के पास जमा होता है, लाइक दैट। तो देर आर सर्टेन केसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स जिनको एग्जेम्पशन है, जहां आपको एक्सपोर्ट रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जहां आपको एग्जेम्पशंस मिलेगा। जैसे आपने सैंपल भेजा है, पहला वाला एग्जांपल, जैसे आपने सैंपल भेजा हिंदुस्तान के बाहर पार्टी को, तो वो एक्सपोर्ट तो क्या किया, सैंपल भेजे ना मार्केटिंग के लिए, तो उसमें एक्सपोर्ट रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लाइक दैट, वो सब चीज़ दिया हुआ है। अब उसी में ये अमेंडमेंट हुआ, ये ईए वाला जो क्लॉज है इसको चेंज कर दिया, ये ईए को रिप्लेस कर दिया, ये हट गया और ये आ गया। तो अब आप देखो इस ईए वाले पॉइंट में जो येलो कलर में जो मैंने अंडरलाइन किया है वही अमेंडमेंट है। मतलब ये ऊपर वाला जो ईए है इसमें ये अंडरलाइन वाला पोर्शन डाल दो तो ये बन जाता है, ठीक है। सेम चीज ये क्या है सर, री एक्सपोर्ट, ठीक है, री एक्सपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो भी इंडियन बंदा है, इंडियन इंपोर्टर है, उसने एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन, ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स, ये सब जो हैवी मशीनरीज हैं, लीज पे लिया था बाहर से लीज पे लिया था, परचेज नहीं किया था, लीज पे लिया था या फाइनेंस लीज कराया था। तो अब ये लोग क्या है कि लीज के जो रेंट है वो दे नहीं पा रहे या टर्म्स एंड कंडीशंस मीट नहीं कर पा रहे, तो जो भी बाहर का फाइनेंस एंटिटी था या जो बाहर का सेलर था जिसने ये लीज, लेसर था जिसने एसेट दिया था, वो रीपोजेस कर रहा है, तो वो तो छीन के ले जा रहा है, तो आपको तो भेजना पड़ेगा असेट, तो इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट का मतलब है ये इंपोर्ट होके आया था, अब वापस जा रहा है। ये हम लोगों ने इंपोर्ट करके लिया था लीज पर, एयरक्राफ्ट, वेसल, ऑक्सिलरी पावर यूनिट इंपोर्ट करके मंगाया था लीज पे। तो बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द लीज टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी बाहर का फॉरेन लेसर है वो उसको रीपोजेस कर रहा है, तो वापस भेजा जा रहा है, दैट्स कॉल्ड री एक्सपोर्ट। तो पढ़ो, री एक्सपोर्ट ऑफ मतलब हमने इंपोर्ट किया था लीज पर और अब वापस भेजना पड़ा बिकॉज हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो रीपोजेस कर रहा है वो। री एक्सपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन, ऑक्सिलरी पावर यूनिट आइदर कंप्लीटली और इन पार्शियली नॉकडाउन फॉर्मेट। तो सीकेडी होता है ना एक कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्मेट, तो चाहे एज इट इज भेजें एयरक्राफ्ट को या एयरक्राफ्ट को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के भेजें, चाहे जो भी हो। रीपोजेस्ड बाय ओवरसीज लेंडर, हरा रंग, रीपोजेस्ड बाय ओवरसीज लेंडर, मतलब बाहर का जो लेंडर था या लेसर था जिन्होंने हम लोग को दिया था लीज पे, वो वापस ले रहा है वो, तो हमारे लिए वो री एक्सपोर्ट है, हमने बना के नहीं दिया, उनसे हम इंपोर्ट किए थे, अब एक्सपोर्ट करें बिकॉज लीज कंडीशन मीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डॉट 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 एंड ड्यूली डी रजिस्टर्ड मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को बता दिया कि अब हम लोग ये एयरक्राफ्ट छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी डी रजिस्टर कर दिया, ऑल दैट फॉर्मेलिटी सेम्स। और एनी अदर, अनलाइन को पढ़ो, और एनी अदर टर्मिनेशन और कैंसलेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट बिटवीन द लेसर एंड लेसी, किसी भी वजह से लेसर लेसी, इंडियन लेसी और फॉरेन लेसर का टर्म्स एंड कंडीशन नहीं हो पा रहा, कैंसिल हो रहा है, तो माल वापस जा रहा है, दैट्स कॉल्ड री एक्सपोर्ट, ओके। तो सर ये पॉइंट ये पहले भी था, ये देखो यहाँ पर काटा हुआ, खाली एक्स्ट्रा क्या हुआ है सर, जो रेड कलर में अंडरलाइन है, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली नॉकडाउन, और ये वाला और एनी टर्मिनेशन और कैंसिल ऑफ लीज बिटवीन लेसर एंड लेसी, बस ये ऐड हुआ है, ठीक है।
दैट्स द अमेंडमेंट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ग्रेट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फेमा के अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है। 3 टॉपिक है फेमा में जो इन्होंने एक्स्ट्रा अलग से दिया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी, दूसरा इंपोर्ट, तीसरा ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ओडीआई इंपोर्ट डाला गया। तो ईसीबी में एक अमेंडमेंट है, वो क्या अमेंडमेंट है मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल पर्पस के लिए हिंदुस्तान के बाहर से आप इंडिया में बोरो करके ला रहे हो, चाहे आप रुपीस में ला रहे हो चाहे डॉलर में ला रहे हो, दैट्स कॉल्ड ईसीबी। तो ईसीबी को आप ईसीबी पार्किंग के ऊपर कुछ नियम था, तो उसका नियम नंबर 2 पढ़ो आप, ठीक है। ईसीबी बोरोवर्स, ये पहले से था, दैट्स नॉट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट येलो कलर है, वो क्या है मैं बताऊंगा। पहले नंबर 2 पढ़ो। ईसीबी बोरोवर्स आर अलाउड टू पार्क ईसीबी प्रोसीड्स, मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से जो पैसा आया आपने तो कमर्शियल पर्पस के लिया था, तो आपको तो अपने कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी में जिस पर्पस के लिए आपने वो बोरोइंग किया बाहर से, फॉरेन बोरोइंग्स किया, वो आप उस पर्पस में यूज करो। लेकिन क्या है कि हो सकता है कि प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले हो जाए, तो आपने वो पैसा आया, डॉलर आया बाहर से, और आप होल्ड करके रख दिए, बैंक में रख दिए, एज एफडी करके रख दिया आपने। सपोज मान लो हम लोगों ने बाहर से, हिंदुस्तान के बाहर से $2 मिलियन का लोन लिया था, क्योंकि इंडिया में हम लोग को एक प्रोजेक्ट चालू करना था। अब वो प्रोजेक्ट का डेट थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, तो वो जो डॉलर आके तो पड़ा हुआ है हमारे पास, तो उसको हम लोग अपने घर में तो नहीं रखेंगे, हम लोग बैंक में रखेंगे। उसको बोलते हैं पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, मतलब रख के रखा है अपने, ठीक है, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। तो सर ये जो ईसीबी का पैसा आया है बोरोइंग, ये कहाँ पार्क करेंगे? हम किसी बैंक में जाएंगे और एफडी बना के वहां पे रख देंगे उसको, ठीक है। अब इसमें नियम था कि 12 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते, आपको यूज कर लेना चाहिए कमर्शियल एक्टिविटी में, बिकॉज आपने लोन लिया है, ठीक है। तो यू शुड यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पस, आफ्टर ऑल द नेम इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो 12 महीने तक अलाउड था। पढ़ो नंबर 2, ECB borrowers are allowed to park ECB proceeds in term deposits with authorized dealer banks in India for 12 months cumulatively, माने मैक्सिमम 12 मंथ्स तक आप पार्किंग कर सकते हो, रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब क्या हुआ, कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से क्या हुआ, कई धंधे बंद हो गए और धंधे खतरे में आ गए। तो कई कंपनियों ने जो नया नया प्रोजेक्ट चालू किया था, एक्सपेंशन, वो सब तो रुक जाएगा। यहाँ जो हाथ में वो तो संभाल नहीं रहा, नया प्रोजेक्ट में क्या लगाएं, तो प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये कि ईसीबी का नियम तो बोलता है कि 12 महीने तक हम बोरोइंग के पैसे को पार्क करके रख नहीं सकते, 12 महीना मैक्सिमम है। तो अब क्या करें, तो इन्होंने वो टाइम एक्सटेंड करके 2 साल कर दिया, ठीक है। तो दैट्स अ टेम्पोररी कोरोना अमेंडमेंट, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर एग्जाम, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने इसको नोटिफाई किया है। पढ़ो, रिलैक्सेशन इन द पीरियड ऑफ पार्किंग ऑफ येलो कलर, रिलैक्सेशन द पीरियड ऑफ पार्किंग ऑफ अनयूटिलाइज्ड ईसीबी प्रोसीड इन टर्म डिपॉजिट। कोविड की वजह से हम लोग अलाउ कर रहे हैं 1 मार्च 2020 के पहले, 1 मार्च 2020, मार्च में तो पहला लॉकडाउन आया था ना कोरोना का, मार्च 20 में। तो 1 मार्च 2020 तक जो भी ईसीबी प्रोसीड्स आपके पास आ चुका था, वो आप 12 महीने से अधिक पार्क कर सकते हो। कब तक पार्क कर सकते हो? 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, सॉरी 1 मार्च 2022 तक। लुक एट द डेट्स प्लीज। तो 1 मार्च 2020 तक जो भी ईसीबी प्रोसीड आया था, 1 मार्च 2022 तक उसको पार्क करके रख सकते हो। तो बेसिकली जहां ऊपर में पार्किंग बोला है कि 12 महीने होगा, उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया, 2 साल कर दिया, मोर देन 2 साल कर दिया। रीजन इज सिंपल कि कंपनियां अपने वो प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे डाल दिया होगा, तो जो पैसा बाहर से आके पड़ा है वो पड़ा हुआ है। अब या तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन, या तो पैसा लौटा दे, रीपे बैक कर दे, या फिर अगर कंपनी को लगता है कि नहीं वी आर अबाउट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, तब उसको पार्क करके रखे। तो पार्किंग का जो टाइम है वो बढ़ा दिया, instead of 12 months now it is 2 years or more, but remember this is not a permanent amendment, this is a temporary covid amendment। dates दिए हुए हैं up to 31 मार्च 1 मार्च 2022, ठीक है। ये था सर फेमा का अमेंडमेंट्स। मनी लॉन्ड्रिंग में अमेंडमेंट आया, मनी लॉन्ड्रिंग में भी अगेन छुटकू मुटकू अमेंडमेंट है, कोई बहुत विशेष अमेंडमेंट नहीं है, ये 1 सवा पेज का अमेंडमेंट है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग हम सब जानते हैं क्या पर्पस है। मनी लॉन्ड्रिंग का पर्पस एक ही होता है, टू स्टॉप प्रोजेक्टिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज अनटेंटेड मनी। जो पैसा गलत टेररिस्ट टाइप की एक्टिविटीज से पैसा कमाया गया, उसको वाइट में कन्वर्ट होने मत दो। इसके सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो लोग कॉन्स्टेंटली अपने सारे कस्टमर्स का केवाईसी करते हैं और आरबीआई के पास रेगुलर रिपोर्टिंग करते हैं, ताकि जो चैनल से
पैसा वाइट होता है, वो बैंकिंग चैनल है, वही मॉनिटर करे अपने सारे कस्टमर्स को ताकि गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। तो ना सिर्फ बैंक बल्कि और भी कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं, पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, उन पे भी ये ड्यूटी डाल दिया कि भाई आप लोग को भी आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटिटी, इट मींस रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो आरबीआई को रिपोर्ट करता है, ठीक है। कौन कौन? बैंक सर होता ही है, एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज, और एक्स्ट्रा क्या है? पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। नाउ दैट्स नॉट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट तो नीचे येलो में, ठीक है। नाउ आई वांट टू नो सर, हु आर द पर्सन्स कैरिंग ऑन सच डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन जिनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया गया, जिनको आरबीआई को रिपोर्ट करना है? द आंसर इज वो पर्सन जो गेम्स खिलवाते हैं, जैसे कसिनो, कसिनो के थ्रू होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है ना, इसके अंदर जितने भी वो स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट्स बनते हैं ना, तुम देखा होगा, उन सब का रजिस्ट्रेशन होता है। थर्ड, रियल एस्टेट एजेंट, तो इसमें अमेंडमेंट है, रियल एस्टेट एजेंट एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने बोला वो रियल एस्टेट एजेंट माना जाएगा जो सेल और परचेज ऑफ एस्टेट करवाता है और जिसका एनुअल टर्नओवर कम से कम 20 लाख हो, ठीक है, उसे हम रियल एस्टेट एजेंट रिपोर्टिंग एंटिटी में मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो रियल एजेंट्स जिनका कम से कम एनुअल टर्नओवर 20 लाख हो, उनको इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में कवर किया जाएगा। लाइकवाइज ज्वेलरी वाले लोग, डीलर इन प्रेशियस मेटल, प्रेशियस स्टोन, हाई वैल्यू गुड्स, बेसिकली ज्वेलर लोग भाई, ठीक है, ज्वेलर लोग, तो बोला उनको भी हम रिपोर्टिंग एंटिटी मानेंगे, प्रोवाइडेड वो लोग किसी एक बायर के साथ जब ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में 10 लाख के ऊपर, तब वो कवर हो जाएगा। तो इनका एनुअल 10 लाख नहीं है, विद अ सिंगल बायर वन शॉट में या अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैश में हुआ है, नगद नोट में, और 10 लाख प्लस का हुआ है, तो इनको भी फिर रिपोर्टिंग एंटिटी माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाइज दैट डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एक्सेट्रा आर पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन इफ they engage in any cash transaction with a customer equal to or above 10 लाख रुपया carried out in single operation or several operations, ठीक है। तो ज्वेलर के लिए पर ट्रांजेक्शन 10 लाख का लिमिट, अगर कैश में किया तो रिपोर्टिंग एंटिटी, अगर बैंकिंग चैनल के बाद तब वो रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, रियल एस्टेट एजेंट और जो ज्वेलर है उसको डिफाइन करके बता दिया कि इनको हम मानते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी, अदरवाइज नहीं मानते, ठीक है। दैट्स द अमेंडमेंट। सेक्शन 11A, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। अब ये फंडा क्या है, ये भी मेरे को प्लीज थोड़ा समझाने दो विस्तार से। देखो मैं अमेंडमेंट के पीछे का पूरा लॉजिक बता दूंगा, उससे तुमको अमेंडमेंट एकदम पानी लगेगा। इकोनॉमिक लॉस के जो अमेंडमेंट होती है, इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, और जब तक एक स्टूडेंट को पूरा चैप्टर का पकड़ नहीं हो, समझ नहीं हो, वो अमेंडमेंट वाले पोर्शन को नहीं समझ सकता। नाउ मेरा ये कोशिश हमेशा रहता है कि जब मैं अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ वो अमेंडमेंट का डायलॉग नहीं बोल के वो जिस टॉपिक के अराउंड घूम रहा है वो पूरा टॉपिक का एक बेस दे दूं, ताकि स्टूडेंट समझ जाए कि अमेंडमेंट क्या हुआ। क्योंकि आज तुम जैसे ये अमेंडमेंट क्लास देख रहे हो तो यू मे नॉट बी इन टच विथ मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो जरूरी नहीं कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग चाट के बैठे हो कि तुमको भी देखते ही याद आ जाएगा। तो मैं थोड़ा बता दूंगा जहाँ जहाँ जो चाहिए, ताकि तुम अमेंडमेंट समझ जाओ। ओके, लिसन टू मी, लेट मी गिव यू वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। ओके, मेरा आधार कार्ड, मैं मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, मेरा आधार कार्ड है। आधार कार्ड के ऊपर वो 12 या 16 डिजिट का नंबर होता है, आपको पता ही है, ठीक है। कई जगह ऐसी होती है जहां मुझे अपना आधार कार्ड देना पड़ता है। अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज बैंक, मैं जाऊंगा बैंक में वगैरह अपना अकाउंट खोलने, तो मैं आधार कार्ड मुझसे मांगते हैं। सिर्फ बैंक वाले नहीं, इसके अलावा कई जगह में, जैसे होटलों में भी, हम लोग कहीं भी अगर मैं जा रहा हूँ, आज ट्रैवल कर रहा हूँ, होटल में रुक रहा हूँ, तो वो लोग मुझसे मेरा आधार कार्ड मांगेंगे। तो जगह जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। अच्छा, मैं जिनको भी आधार कार्ड दे रहा हूँ, इट डज नॉट पुट मी इन डेंजर, ठीक है। देर आर मेनी पीपल हु थिंक दैट कि अगर आधार कार्ड आपने दे दिया ना तो आप फंस जाओगे, डेंजर में आ जाओगे, ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर या आधार कार्ड लेके आप उसके ओरिजिनल डेटा को वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे मेरे आधार कार्ड में तो उन्होंने शायद मेरा वो ये थंब स्कैन भी लिया था, जहाँ तक मुझे याद है, या मेरे आँख का रेटिना स्कैन भी लिया गया था, बट वो मेरा जो बायोमेट्रिक सिग्नेचर है कोई एक्सेस नहीं कर सकता। वो पता कौन कर सकता है? सिर्फ बैंक्स। सिर्फ बैंक्स को ये पावर दिया गया है कि वो कस्टमर्स, यानी कि बैंक का जो कस्टमर है, उसके आधार कार्ड का ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट पे वेरीफाई कर सके, और कोई नहीं कर सकता।
नोबडी एल्स कैन डू द वेरिफिकेशन, ठीक है, सिर्फ बैंक कर सकता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन बोलते हैं इसको, ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन नहीं, फिजिकल कॉपी, ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन ये सिर्फ बैंक्स कर सकते हैं। सेवरल टाइम्स इट्स सो हैपन्स कि भाई हम लोग अपना आधार कार्ड देने में थोड़ा झिझकते हैं कि नहीं मेरा आधार वगैरह, बिल्कुल झिझक की बात नहीं है। नोबडी, कोई भी इंसान आपके आधार कार्ड का लेके कोई दुरुपयोग वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल आइडेंटिटी प्रूफ। जैसे मेरा वोटर कार्ड होता है, मेरा एक वोटर कार्ड है ना मेरा, जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन का कार्ड, वोटर कार्ड, वो अगर कोई शेयर कर ले या ले ले, या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई ले ले, तो मेरा क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं करेगा। दैट इज जस्ट माई आइडेंटिटी प्रूफ। लाइकवाइज आधार इज ऑल्सो माई आइडेंटिटी प्रूफ। ऐसा नहीं कि वो मेरे आधार कार्ड को लेके सीधा मेरे बैंक अकाउंट को हैक करके उससे पैसा निकाल लेगा, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये आप समझ लो। ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन गवर्नमेंट के साइड से एग्जैक्ट पूरा डिटेल में कर पाना सिर्फ बैंक्स के लिए पॉसिबल था अब तक, ठीक है, आगे भी बताऊंगा मैं, पढ़ो। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स। रिपोर्टिंग एंटिटी में तो बहुत जन आता है, बैंक्स है, एफआई है, और अभी अभी ऊपर पढ़ाया तुमको रियल एस्टेट एजेंट है, ज्वेलरी वाले लोग हैं, ये लोग सब रिपोर्टिंग एंटिटी हैं। तो ये लोग कस्टमर की आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसके देखिए आप जरा 4 तरीके दिए हुए हैं। पहला वाला जो तरीका है मेरे को वही समझाना है। पहला वाला तरीका है ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन, पहला वाला, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स कर सकते हैं। पढ़ो, ऑथेंटिकेशन अंडर आधार एक्ट 2016 इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ बैंकिंग कंपनी। तो इसको मैंने सिंपल भाषा में ब्लू कलर में लिख दिया है, ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन फैसिलिटी इज ओनली फॉर बैंक्स। सेकेंड वाला ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार, ऑफलाइन मतलब वही आधार कार्ड कॉपी देख के वेरीफाई करना, वो ऑफलाइन हुआ। यूज ऑफ पासपोर्ट या एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। तो बाकी जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं जैसे रियल एस्टेट एजेंट, ज्वेलर हो गया वगैरह, वो लोग BCD से वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन बैंक वाले ABCD में से किसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ए का पता पावर क्या है, आज जैसे मेरा आधार कार्ड है तो माई एंटायर आधार डिटेल्स आर विद द गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट के पास तो मेरा डेटा है, मेरा आंख का रेटिना स्कैन जो मेरा बायोमेट्रिक स्कैन है, सब तो वो लोग लेके रखे हैं। कितना बड़ा चीज़ है, तुम समझते हो रेटिना स्कैन कितना पावरफुल और कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आज अगर मैं अपने घर में सपोज बायोमेट्रिक स्कैन लगा लूँ कि मेरे घर में मैं जितने भी फैमिली मेंबर हैं जब भी घर में घुसेंगे तो पहले रेटिना स्कैन होगा तभी एंट्री हो पाएगा। तो मेरा तो रेटिना स्कैन गवर्नमेंट के पास स्टोर्ड है, कल को उसका दुरुपयोग हो जाए तो, पर हम जानते हैं गवर्नमेंट के पास स्टोर्ड है तो वो सेफ है, वो दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। ओके, सिंपल। क्या इसको ऑनलाइन कोई वेरीफाई कर सकता है? केवल बैंक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब इन्होंने एक प्रोवाइजो डाला था पहले कि भारत सरकार चाहे तो फ्यूचर में किसी और एंटिटी को भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की फैसिलिटी अलाउ कर सकता है, अगर वो बैंकिंग कंपनी नहीं है तो अलाउ कर सकता है, ऐसा इन्होंने प्रोवाइजो डाल दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब समय आ गया कि प्रोवाइजो में नोटिफिकेशन लाया, तो फाइनली प्रोवाइजो के अंदर नोटिफिकेशन आया। भारत सरकार ने बोला कि देखो हमारा ही बनाया हुआ एक बॉडी है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो RBI और इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन ने मिलकर बनाया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी स्टार्टेड बाय RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। इनको हम नोटिफाई कर रहे हैं अंडर द अबव प्रोवाइजो। ये लोग भी बावजूद उसके कि NPCI खुद बैंक नहीं है, फिर भी NPCI के पास भी ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन की फैसिलिटी रहेगी। दैट्स द अमेंडमेंट। तो अलाउिंग ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन टू नॉन बैंक्स, प्रोवाइजो यही है कि भारत सरकार नॉन बैंक्स को भी अलाउ कर सकता है नोटिफाई करके टू डू ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स। ओके, तो उसमें उन्होंने नोटिफाई कर दिया NPCI को। तो NPCI खुद एक सरकारी संस्थान है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्टेड बाय RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, दैट्स द अमेंडमेंट, वेरी सिंपल। ओके सर, यहाँ तक हमारे 4 अमेंडमेंट हो गए। पहले 6 पेजेस के अंदर ये 4 एक्ट में चुन्नू चुन्नू करके अमेंडमेंट्स थे, वो डन हो गए। अब आएगा सर बड़ा अमेंडमेंट, बड़ा अमेंडमेंट नंबर 5 विच इज इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, ठीक है। ये काफ़ी लंबा है, लेट मी गिव यू लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड। थोड़ा सा मेरे को कहानी एक बार बता लेने दो, उससे तुमको सोचने समझने में याद करने में आसानी होगा, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 FCRA, ठीक है। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट क्या है? बेसिकली इंडिया के अंदर सर्टेन टाइप्स ऑफ पर्सन्स जैसे पॉलिटिशियंस, मीडिया हाउसेस, पावरफुल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह, उनको
विदेश से डोनेशन लेने से रोक देता है। मतलब पॉलिटिशियंस जो है दे कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बाहर से डोनेशन नहीं ले सकते। पर्पस क्या है? टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सेडिशन। देखो ये रियलिटी है कि बहुत सारे मुल्क जो हैं वो भारत को बर्बाद करने के पीछे पड़े, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नाम लेने को बोलोगे तो नाम नाम ले ही देता हूँ, इसमें क्या है? चाइना, पाकिस्तान। पाकिस्तान से उतना बड़ा डर नहीं है जितना चाइना से डर है। चाइना इकोनॉमिकली और एटॉमिक पावर द्वारा ज़्यादा सशक्त है और वो इनडायरेक्टली हमेशा इंडिया को अपोज करता ही रहता है। जैसे जम्मू कश्मीर के एक पोर्शन को पीओके बोलते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तानी लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वैसे ही जम्मू कश्मीर का एक पोर्शन जो है चाइना ने भी कब्जा कर रखा है और बहुत पहले से कर रखा है, ठीक है। 1971 आई थिंक बहुत बड़ा युद्ध भी हो चुका है उन लोगों के साथ। तो ये जो देश है ना, ये यहाँ इंडिया में पैसा भेज के इंडिया में ही भड़कवाएंगे, उकसवाएंगे और सेडिशन क्रिएट करेंगे। सेडिशन मतलब होता है राजद्रोह, मतलब सरकार के खिलाफ द्रोह करके सरकार को गिरा देना, ताकि इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो अनस्टेबल हो जाए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एकदम अनस्टेबल हो जाए। ये होता है सेडिशन, राजद्रोह, ठीक है। तो इसीलिए फेकरा एक्ट जो वो रोकता है कि नहीं भाई ये सब पॉलिटिशियंस है और ये नेता लोग हैं, ये एमएलए एमपी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डोनेशंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मना है इनको, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनको अलाउड है कि वो ले सकते हैं, जैसे एनजीओ, जो जेन्युइन एनजीओ है, जो भारत का तरक्की कर रहे हैं। एनजीओ समझते हो? एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको अलाउ किया गया कि भाई आप लोग बाहर से चंदा ले सकते हो, विदेशों से धन ले सकते हो, और होता भी है। जैसे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का मैं आपको बता देता हूँ, उनका जो बेस था वो कैलकाटा था। मदर टेरेसा का, सबने मदर टेरेसा का नाम सुना है। आई वॉज वेरी यंग, मतलब स्कूल में था हम लोग, तब अचानक से खबर आई कि मदर टेरेसा की डेथ हो गई है। एंड हेलीकॉप्टर्स वर लिटरली फ्लाइंग अराउंड द हाउस, मतलब ऊपर से जा रहे थे, आप देखते होगे हर कुछ 10-10 मिनट में हेलीकॉप्टर जा रहे थे, कोई ना कोई बड़ा आदमी बाहर से आ रहा था, उनके जो भी उनका फ्यूनरल फॉर्मेलिटीज होता है उसमें, मदर टेरेसा का। तो आज वो तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाला काम कर रही थी और उनको डोनेशन विदेशों से आता था भयंकर, मदर टेरेसा को, ठीक है। कई अनाथ बच्चे जो सड़कों में थे उनको उनके आश्रम में रखा, मतलब पाला पोसा जाता था। तो देर आर जेन्युइन एनजीओज एक्चुअली जिनको बाहर से डोनेशंस मिलता है, तो वो रोका नहीं है, वो अलाउड है। अब कैसे पता चलेगा भैया कि कौन जेन्युइन है कौन नॉट जेन्युइन है? उसका तरीका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है, वैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, MH6, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ना वो रेगुलेट करता है एनी एनजीओ जो हमेशा बाहर से धन लेते रहता है, उनको MHA के पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर फेकरा एक्ट। इसकी वेबसाइट होती है फेकरा ऑनलाइन, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट देखिए कि हम लोग जेन्युइन है और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और फिर एनुअल रिटर्न देना पड़ता है कि देखो हम लोगों को साल भर में इतना मिला था, हमने ये किया, ऑल दैट। तो दे आर हाईली रेगुलेटेड। इसके अलावा कुछ और एनजीओज या अदर पर्सनस हैं जिनको हमेशा बाहर से धन नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, उनको भी कोई भी फॉरेन डोनेशन लेने के पहले MHA से परमिशन लेना पड़ता है। तो आइदर यू टेक अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन फॉर 5 years एट अ टाइम, और यू टेक परमिशन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन व्हेनेवर यू रिसीव द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उसी के लिए फेकरा एक्ट बनाया है, ठीक है। अब फेकरा एक्ट में कुछ फॉर्म्स हैं और रूल्स हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि फेकरा रूल्स नए आ गए, फेकरा रूल्स नए पब्लिश होके आ गए, ठीक है। तो फेकरा रूल्स एक बार मैंने पूरा डाला है कि तुमको फिर गड़बड़ नहीं लगे, तुमको सारा रूल्स दिखे, पर उसमें अमेंडमेंट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह ही है, सारा जगह अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो वही फिक्रा उसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट का जो रूल्स है वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो बीच बीच में फॉर्म नंबर भी आएगा, पेज 7, ये देखो मैं आ गया यहाँ पे, ये स्टार्ट होता है पेज 7 पर एंड इट गोज अप टू पेज 15, पेज 7 से 15 तक है। पेज 7 से 15 मतलब हो गया लगभग 9 पेजेस। तो आप ऐसा मत सोचो कि अरे 9 पेज सर कैसे पढ़ेंगे, सर 9 पेज नहीं है, वो 9 पेज तो पूरा रूल्स में डाला हूं ताकि तुमको सब मिल जाए हाथ में, ओके। पर उसमें जो येलो येलो है वही आपका अमेंडमेंट है, ओके। जस्ट शो कर रहा हूँ, ये पढ़ो एक बार। आप क्या लिखा है? वाइड नोटिफिकेशन GSR फलाना ढिमका ढिमका ढिमका, ठीक है, 30 अप्रैल 2021, ये देख रहे हो डेट, लास्ट में सीधा मैं दिखा रहा हूँ 30 अप्रैल 2021। तो अप्रैल 21 तक
ये सब अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं और एनफोर्स हो गए हैं, तो डेफिनेटली दे आर एप्लीकेबल फॉर आवर एग्जाम, और आईसीआई ने भी बोल दिया कि भाई ये पढ़ना है, एप्लीकेबल फॉर एग्जाम है, ठीक है। फिकरा का जो अमेंडमेंट्स है वो सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो सीए के स्टूडेंट्स के लिए, उनके सिलेबस में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट नहीं है सीएमए में, सीए के है, चार्ट अकाउंटेंट में। तो रूल्स में अमेंडमेंट्स हुआ जगह जगह पे। अब मैं शो कर रहा हूँ, ये देखो रूल 3 ये इतना बड़ा है, पर इसमें अमेंडमेंट सिर्फ येलो कलर है, ग्रीन कलर मत जाओ, वो तो मैं समझाने के लिए अंडरलाइन किया हूँ। ये अमेंडमेंट सिर्फ ये है, 2 लाइन का येलो। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी रूल 4 ये अमेंडमेंट है बस। रूल 5 इतना बड़ा अमेंडमेंट सिर्फ ये है सर, नीचे वाला ये 2। रूल 6 इतना छोटा सा है, उसमें 1 लाइन का अमेंडमेंट है जो कोई सेंस भी नहीं है उसका। रूल 6 में बस ये अमेंडमेंट है, छोटा सा 1 लाख रुपया। रूल 7 में बस वो अमेंडमेंट है येलो कलर। रूल 8 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। रूल 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि रजिस्ट्रेशन और परमिशन जो फिकरा में हम लोग लेते हैं ना एमएचए से, उसका प्रोसेस चेंज हो गया थोड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रूल 9 इतना बड़ा। रूल 9 ये भी नया है। रूल 10 में वो 1 लाइन अमेंडमेंट है, 11 में कोई नहीं, 12 में ये 1-2 वर्ड में चेंज हुआ है, देख लो यहाँ पे, ऐसे है। तो ऐसे करके पेज 15 तक जाता है, तो कुछ कुछ में ज़्यादा है, कुछ कुछ में नहीं है, तो मैंने पूरा रूल्स डाल दिया ताकि कहीं कोई नोट्स कंप्लीट रहे कि भाई डाउट नहीं आ रहा सर ये कंप्लीट पिक्चर है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, उसमें अमेंडमेंट रूल्स है 2021 से ये एप्लीकेबल हो रहा है, 30 अप्रैल 2021 से, ठीक है। या आई थिंक यहाँ ये डेट 29 अप्रैल वाला तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का ये डेट है, ठीक है, 30 अप्रैल 2021। 29 अप्रैल 2011 वाला एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इधर सबसे पहले रूल 3, एक होता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्चुअली द पार्टीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर रोपा एक्ट 1951। रोपा एक्ट मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ओके। और जो उसमें रजिस्टर्ड नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, तो उनको हम लोग एक नाम देते हैं, वी कॉल देम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ये रहा, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। तो बोला उसकी कुछ पहचान होती है, टक 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 टक, ये सब जो होते हैं इनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर माना जाता है। अब इसमें इन्होंने एक अमेंडमेंट किया और पॉइंट नंबर 5 और 6 में अमेंडमेंट लेके आए। पॉइंट नंबर 5 क्या पढ़िए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर, किसान आंदोलन चल रहा है काफी समय से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर, वर्कर, स्टूडेंट्स, यूथ बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फार्मर्स का या यूथ का ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कोई भी आंदोलन वगैरह करते हैं, इनको पॉलिटिकल नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तभी मानोगे जब ये लोग एक्टिव पॉलिटिक्स या पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हो। नीचे येलो कलर पढ़ो, येलो, द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर 5 and 6 shall be considered to be of political nature if they participate in, कैप्स लॉक में मैंने लिखा एक्टिव पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स। तो जब तक ये लोग एक्टिव पॉलिटिक्स यानी इलेक्शन लड़ना या पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, एज अ पार्ट ऑफ किसी पार्टी काम नहीं करते, तब तक इनको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर नहीं माना जाएगा। किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली बॉर्डर के आसपास किसान आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, कोरोना से चल रहा है, ऑलमोस्ट सबसे चल रहा है, ठीक है। नाउ आर दे पार्टिसिपेटिंग इन एनी इलेक्शन प्रोसेस? नो सर, कोई चुनाव नहीं लड़े तो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स, आर दे डूइंग दिस रिवोल्यूशन अंडर द बैनर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? नो सर। तो ना वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसीलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नहीं माना जाएगा, यानी वो लोग फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट ऑब्वियसली विथ परमिशन एंड ऑल दैट, ठीक है, परमिशन तो लेना पड़ेगा ना एमएचए से। वैसे नंबर 6, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो यूजुअली रास्ता रोको, बंद करो, चक्का जाम करो, मतलब पॉलिटिकल टाइप का ये सब एक्टिविटीज करता है, उसको भी पॉलिटिकल नेचर ऑर्गेनाइजेशन तभी मानेंगे जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स या पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा हो, ठीक है। नंबर 6, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैबिचुअली एंगेजेस इटसेल्फ इन कॉमन मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन लाइक बंद, हड़ताल, रास्ता रोको, रेल रोको, जेल भरो इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक कॉजेज, तो इनको आप पॉलिटिकल नेचर ऑर्गेनाइजेशन तभी मानोगे जब एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा हो या पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा हो, वरना नहीं मानोगे। तो दैट्स द अमेंडमेंट
कि ऊपर वाले जो रोमन 4 ये तो पॉलिटिकल नेचर मानेंगे, पर 5 और 6 को पॉलिटिकल नेचर तब मानेंगे जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स या पार्टी पॉलिटिक्स करो, वरना नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो इस पे केस स्टडी की तरह भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे। एक्टिव पॉलिटिक्स मतलब चुनाव लड़ना, पार्टी पॉलिटिक्स मतलब किसी पार्टी के साथ एफिलिएट करना, कोलैबोरेट करना। रूल फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, विदेश से जो भी डोनेशन का पैसा मिल रहा है एनजीओ को तो मिलता है फॉरेन डोनेशन, वो उसको किसी भी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में नहीं लगा सकता, मतलब शेयर मार्केट में सट्टा नहीं कर सकता। ठीक है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड, अगर वो किसी डेट बेस्ड सिक्योर्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, जैसे सिक्योर्ड डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है, तो उसको स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाता। इक्विटी शेयर स्पेक्युलेटिव होता है, डिबेंचर्स आर नॉट स्पेक्युलेटिव। इनको अपने इन्वेस्टमेंट्स का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और वो रजिस्टर का ऑडिट कराना पड़ेगा। दैट इज रिटन इन पॉइंट 234, मैंने लिख दिया आज से वहां। नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा आ रहा है दैट विल बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, इट शुड नॉट बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। पहले नियम था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो पैसा आ रहा है एनजीओ के पास, मैक्सिमम 50% एडमिन पर्पस में यूज कर सकता है। फिर अमेंडमेंट हो गया था, पहले ही जो पिछले अमेंडमेंट्स में कवर्ड भी है, कि अब वो 50% नहीं, अब वो 20% है। मतलब एनजीओ जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के पैसे को मैक्सिमम उसका 20% ही एडमिन एक्सपेंस में यूज कर सकता है। और एडमिन एक्सपेंस मतलब होता है स्टाफ लोग का सैलरी देना वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें 2 अमेंडमेंट आया, 2 प्रोवाइजो डाले और बोले कि भाई ये 2 चीज को अपने एडमिन नहीं मानते, मतलब ये आपके 20% के लिमिट में नहीं है। पहला वाला, फॉर कैरिंग आउट इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव, एक एनजीओ है जिसका सोशल ऑब्जेक्टिव है या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, उसको कैरी आउट करने के लिए वो लोग रिसर्च एंड ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो एकदम डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है, आप उसको एडमिन एक्सपेंस नहीं बोल सकते। सेकंड वाला, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं विच इज इन फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टली, उसको भी आप एडमिन नहीं बोल सकते। जैसे सैलरी वगैरह देना स्टाफ और वॉलंटियर्स को, वो एडमिन है। पर अगर एक एनजीओ डॉक्टर लोगों को सैलरी दे रहा है अस्पताल खोल के, तो वो तो डायरेक्ट मतलब हेल्थ एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, तो वो फिर हम लोग एडमिन नहीं मानते हैं। ठीक है? तो 2 चीजों को एडमिन नहीं माना जाएगा, मतलब वो 20% की लिमिट के बाहर है, आपको जितना खर्च ना करो। नंबर 1, इधर फील्ड डेटा रिसर्च ट्रेनिंग के लिए आप जो भी सोशल एक्टिविटीज करोगे उसके लिए जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग कर रहे हो वो एडमिन नहीं है। और दूसरा, एनी एक्सपेंसेस विच इज फॉर डायरेक्ट फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनजीओ, लाइक पेइंग सैलरी टू डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल टीचर, स्कूल टीचर वगैरह, दैट्स अ डायरेक्ट एक्टिविटी, दैट्स नॉट एडमिन एक्टिविटी, वो आपका सोशल एक्टिविटी में ही काउंट होगा। ठीक है? तो ये 2 खर्चे 20% के लिमिट में नहीं आएंगे, ये 20% के बियॉन्ड जा सकते हैं। नेक्स्ट, रूल 6, इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं, फालतू का, खाली वो वर्ड डाला है, किसी भी बंदे को अपने रिलेटिव से अगर 1 लाख रुपया से ज्यादा का फॉरेन कुछ मिल रहा है तो वो FC1 जमा करेगा 30 दिन के अंदर, किसी भी पर्सन को। जैसे मैं तो एनजीओ नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, इंडियन सिटीजन, मेरे को अगर मेरे रिलेटिव से कुछ मिला है, 1 लाख रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट मिल गया, कैश गिफ्ट मिल गया, कुछ भी, तो मुझे MHA से परमिशन लेना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय फाइलिंग FC1। तो येलो कलर का खाली वो सेंटेंस डाला है, रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय हिम आई हैव टू इन्फॉर्म MHA बाय फाइलिंग FC1। नेक्स्ट, अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ गिफ्ट्स मिला होता है, 25,000 रुपए तक, उसको लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया, तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। सपोज मुझे गिफ्ट मिला बाहर से, एन आर्टिकल फॉर पर्सनल यूज दैट इज अ गिफ्ट, लेट से एक घड़ी मिली है, 1 लाख रुपए तक की अगर घड़ी है तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा और मेरे ऊपर FC एक्ट लगेगा नहीं, मुझे FC1 जमा करने की भी जरूरत नहीं होगी। रूल 7 में खाली बस ये एक शब्द ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्योंकि ये सारे फॉर्म अभी इलेक्ट्रॉनिक ही हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जमा करना है, तो बोला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिख दो, बस यही अमेंडमेंट है। ठीक है? तो काम का नहीं है कुछ, रूल 8 में कुछ नहीं है। सबसे तगड़ा रूल 9 में, देखो सर 2 चीज होता है, जो मैं बोला भी था अभी वापस से बोल देता हूँ। एक होता है रजिस्ट्रेशन, एक होता है प्रायर परमिशन। अगर कोई एनजीओ ऐसा है जिसको बार बार लगातार फ्रिक्वेंटली फॉरेन डोनेशन मिलता है, तब तो वो अपने आप को मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रजिस्टर कर लेगा, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है। ठीक है? उसके लिए उसको फॉर्म जमा करना पड़ेगा, FC3 है, और साथ में फीस देनी पड़ेगी 10,000 रुपए की।
10,000 रुपया फीस देगा, फॉर्म FC3 जमा करेगा एंड अदर थिंग्स आर देयर, तब जाके रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सेकेंड स्टोरी होता है प्रायर परमिशन, मतलब कोई ऐसा एनजीओ जिसको बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, तो वो लोग फिर कभी कभी जब मिलता है तब उसके लिए परमिशन ले लेते हैं। परमिशन इज फॉर रिसीविंग वन टाइम, ठीक है। तो अगर आपको परमिशन लेना है सिर्फ, रजिस्ट्रेशन नहीं, तो उसका फॉर्म आ गया नया, और यहाँ पे भी फाइलिंग फीस लगती है 5,000 रुपये की, ठीक है। ये सीन है, तो ये नया आया है। ओके, तो सबसे पहला है हमारा पहला टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन चाहिए तो फॉर्म FC3 जमा करो, 10,000 रुपये फाइलिंग फीस है। फिक्रा अकाउंट होना जरूरी है, ये मैंने पिछले अमेंडमेंट में बता दिया था। जिन लोगों को भी बाहर से डोनेशन आ रहा है उनको सेपरेट एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, कॉल्ड फिक्रा अकाउंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अकाउंट, ठीक है, फिक्रा एक्ट के अंदर ही। तो फिक्रा अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। फिर एक सेपरेट बैंक अकाउंट आप चाहो तो खोल सकते हो फॉर यूटिलाइजिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब एक बैंक अकाउंट रहेगा SBI के पास जिसका पर्पस है फॉर रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और आप एक दूसरा बैंक खोल सकते हो, कोई भी दूसरा बैंक अकाउंट खोल सकते हो जहां से आप स्पेंड करोगे उसको, यूटिलाइजेशन। तो उस बैंक अकाउंट का जिससे यूज करोगे उसका भी डिटेल देना है इन फॉर्म नंबर 6D, FC 6D, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा अमेंडमेंट इसमें ऐड हुआ, ये क्या है सर? बोलता है जो भी एनजीओ जो कोई प्रोजेक्ट करेगा या कोई एक्टिविटी करेगा जिसके लिए वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि लास्ट 3 साल से वो लोग ये काम कर रहे हैं एनजीओ टाइप का, और अब तक उन्होंने अपने 15 लाख रुपए स्पेंड कर भी चुके हैं, उनको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। A person seeking registration shall meet the following condition. Number 1, it shall be in existence for at least 3 years. वो एनजीओ कम से कम 3 साल से है, and it has spent a minimum 15 लाख रुपया in its activities. अब तक 15 लाख रुपया खर्च भी कर चुका है। अब उसमें प्रोवाइजर डाल के बोला कि एक्सेप्शनल केसेस में या फिर अगर सरकारी एनजीओ है तब सरकार उसके ऊपर से ये कंडीशन वेव कर सकती है कि 3 साल हो जाना चाहिए और 15 लाख रुपया खर्च होना चाहिए, ये वेव कर सकती है। नेक्स्ट है रोमन 2 इसी से कनेक्टेड। जैसे मान लो ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी खर्चा आप कर रहे हो वो सारा रेवेन्यू नेचर का हो। यू नो ऑल द एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंड और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है 1 साल तक का, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो हो सकता है कि उस एनजीओ ने लास्ट 3 साल में कोई स्कूल बनवाया हो जिसका खर्चा पड़ा हो 50 लाख रुपया, स्कूल बनवाया हो, तो दैट्स अ कैपिटल एसेट। तो बोलता है ये सेकंड पॉइंट में कि फॉर द पर्पस ऑफ, अगर आपने लास्ट 3 सालों में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, बड़ा खर्चा किया है और वो आप 15 लाख की लिमिट में दिखाना चाहते हो कि देखो 15 लाख में वो भी है, हमने स्पेंड किया है, तो उसके लिए वो जो असेट है आपका, जो भी आपने स्कूल खोला है, अस्पताल खोला है, टॉयलेट बनवाया, जो भी, इट शुड बी इन द नेम ऑफ द एनजीओ, इट शुड बी इन द नेम ऑफ द एनजीओ, और वो सिर्फ एनजीओ के पर्पस में यूज होता हो और किसी पर्पस में यूज नहीं होता हो, तब आपके उस कैपिटल असेट को भी हम 15 लाख के खर्चे में कंसिडर कर लेंगे और प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये रहा येलो कलर में। नेक्स्ट ये है सर सेकंड वाला, प्रायर परमिशन, कि हम परमिशन लेते हैं। तो परमिशन के लिए फॉर्म कौन सा है? FC3B, फीस 5,000 रुपये, फिक्रा अकाउंट इनको भी खोलना पड़ेगा ही, ठीक है। अब यहाँ एक आया है, मान लो कि कोई एनजीओ है या पर्सन है इंडियन, उसको बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन से या इंसान से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है। अपना ये इंडियन एनजीओ या पर्सन, उसको बाहर से के किसी इंस्टीट्यूशन से या वहाँ से पैसा मिल रहा है, तो इनको साथ में ये सब प्रूफ देना पड़ेगा। नंबर 1, एक कमिटमेंट लेटर देना पड़ेगा कि डोनर जो है, ये डोनर है, ओके, फॉरेन डोनर, उनको एक प्रूफ लेटर देना पड़ेगा कि फॉरेन डोनर जो है उसने कमिटमेंट दिया है कि वो हम लोग को भेजेगा, तो प्लीज गिव अस परमिशन सो दैट वी कैन रिसीव दैट मनी इन आवर फिक्रा अकाउंट, दैट इज फर्स्ट। सेकंड बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये जो इंडियन एनजीओ है और वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, इंसान है, ये लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए। ये नहीं कि वही फॉरेन एनजीओ है उसी का इंडियन ब्रांच एनजीओ है वो रिसीव कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। For the purpose of Indian recipient person and foreign donor organization being having common members, मान लीजिए उनमें common members है, तो कुछ कुछ बातें आपको ख्याल रखनी। नंबर 1, हमारे इंडियन रेसिपिएंट का जो चीफ हेड बंदा होगा और जो फॉरेन डोनर का चीफ हेड बंदा है, सेम पर्सन नहीं होना चाहिए। सेकंड,
हमारा जो ये फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन है और इंडियन एनजीओ है, इनका जो बोर्ड मेंबर्स है 75% अलग होना चाहिए, मतलब 25% कॉमन हो सकता है पर 75% अलग होना चाहिए। 75% of the office bearers of the governing body of the Indian NGO shall not be the members of the foreign donor organization। तो 75% एकदम अलग अलग होना चाहिए दोनों। थर्ड, अगर फॉरेन डोनर एक इंडिविजुअल है, मतलब ये इंसान, ठीक है, देन दैट इंसान शुड नॉट बी अ फंक्शनरी, मतलब ऑफिसर ऑफ दिस एनजीओ। एंड ऑल्सो उस ये जो बंदा है 75% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स उसके रिलेटिव्स नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है। 75% ऑफ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द एनजीओ शैल नॉट बी द फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स ऑफ द डोनर इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। रूल 9A नया आया है ये तो, ठीक है। ये इसमें क्या फंड है, मान लो कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमें मिलने वाला है वो 1 करोड़ से अधिक है और वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। तो अभी अभी तो बात हो रही थी कि परमिशन जब आप लेते हो, रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ होती है, परमिशन अलग चीज़ होती है, दिस अबाउट परमिशन, ठीक है। ये देखो परमिशन का बात हो रहा है यहाँ पे। तो बोलता है परमिशन तो जो मिलता है वो वन टाइम के लिए मिलता है कि आपको रिसीव हो जाए। अब सपोज हम लोग को 1 करोड़ से बेसी का मिल रहा है और जो डोनर है वो बोलता है कि हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, तब गवर्नमेंट आपको इंस्टॉलमेंट अलाउ कर सकती है कि ठीक है ये सेम डोनर आपको पैसा दे रहा है 1 करोड़ से अधिक और वो इंस्टॉलमेंट में देगा, चलो ये इसके लिए एक ही बार में परमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर इसमें एक कंडीशन है, जो पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा कम से कम उसका 75% आप स्पेंड कर लोगे फॉर द एक्टिविटी फॉर विच इट वॉज रिसीव्ड, देन ओनली यू विल गेट द सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द फॉरेन डोनर, ठीक है। तो इफ द वैल्यू ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर विच यू आर ऑब्टेनिंग परमिशन इज ₹1 करोड़ से ज़्यादा, द सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट द रिसिट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंस्टॉलमेंट्स, प्रोवाइडेड कि सेकंड इंस्टॉलमेंट तब मिलेगा जब आप प्रूफ दिखा दो कि 75% ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है, ठीक है। और वो लोग इंक्वायर करेंगे, चेक करेंगे, तब जाके आपको अलाउ करेगा कि आप इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हो। रूल 10 वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जो मिलता है रजिस्ट्रेशन का वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है, परमिशन नहीं, सर्टिफिकेट। अच्छा, एक सेक्शन नया आया था सेक्शन 14A, जिसमें ये बोला गया था कि कोई एनजीओ चाहे तो अपना वो जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है ना उसको सरेंडर भी कर सकता है। सेक्शन 14A जो होता है वो होता है सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, ये वाला सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। तो बोलता है जब आप सरेंडर करते हो अपना सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट जिस दिन आपकी इस रिक्वेस्ट को मान लेती है उसी दिन से आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर कर जाता है। 11 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। 12 में बोला है कि 5-5 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट को आप रिन्यू कराओगे ना उसके लिए भी आपका फॉर्म लगेगा FC 3C, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू कराने के लिए आपको फेकरा अकाउंट होना जरूरी है और 5,000 रुपये फीस लगेगा, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन से यदि आपने कोई भी कैपिटल एसेट वगैरह खरीदा है, ठीक है, तो इट शैल वेस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हर जगह बता नहीं रखा, खाली एक जगह एक पोर्शन पे बताया था, बाकी हर जगह बता नहीं रखा है, खाली लिख रखा है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है आपका, अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, रिन्यू नहीं हो पाया था, सर्टिफिकेट आपने रिन्यू नहीं कराया था, the amount of foreign contribution remaining unutilized in FECRA account or an utilization account of person whose certificate is deemed to have ceased, मतलब सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर कर गया पर आपके फेकरा अकाउंट में और जो स्पेंडिंग के लिए बैंक अकाउंट था जिसको आपने 6D फॉर्म FC 6D में घोषित किया था उसमें पड़ा हुआ पैसा अभी भी, तो वो पैसा शैल वेस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। आप रिन्यूअल में लेट जमा भी कर सकते हो, नॉर्मली रिन्यूअल 6 महीना पहले करा लेना चाहिए, लेकिन आप आपकी एक्सपायरी के बाद 1 साल तक आप रिन्यू करा सकते हो और पर लेट फीस लगेगा 5,000 रुपया। 13 में नो चेंज, 14 में नो चेंज, 15 में नो चेंज, 16 सरेंडर करते हैं ना अपना सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 14 है, उसके लिए फॉर्म है FC 7, नया फॉर्म आया है, ठीक है। 16 में कोई चेंज नहीं, 17 में खाली यहाँ पे वर्ड ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 17A 5 नए फॉर्म आए हैं सर, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 6 से देखो उधर FC 6 से 6B 6C 6D 6C, ये NGOs के ऊपर आया है। NGOs में कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो दे हैव टू इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म्स।
अगर नाम या एड्रेस अपना चेंज करेंगे तो 6A में बताएंगे। नंबर 2, अगर अपना नेचर, ऑब्जेक्ट, अपना एम एंड रजिस्ट्रेशन चेंज करेंगे तो 6B में बताएंगे। अगर फिक्र अकाउंट का बैंक अकाउंट डिटेल चेंज हो रहा है तो 6C में। स्पेंडिंग अकाउंट जो अलग से बैंक अकाउंट खुला था वो चेंज हो रहा है तो 6D में। ऑफिस बेयरर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो 6E में। फंक्शनरी मतलब होता है ऑफिसर्स, ठीक है। 18 में एक ही चेंज है, वो फॉर्म FC1 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। 19 में नो चेंज। 20, मान लो आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया था, ठीक है, मिनिस्ट्री में कोई भी ऑफिसर ने रिगार्डिंग दिस फिकर एक्ट कोई ऑर्डर पास किया था, तो यू कैन अप्लाई टू द मिनिस्ट्री फॉर रिवीजन ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर में कोई मिस्टेक है जो दिख रहा है, एपरेंट मिस्टेक है, तो आप रिवीजन ऑफ ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लेन पेपर पे अप्लाई करना है, सीधा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाएगा, कोई फॉर्म नंबर नहीं है इसका, प्लेन पेपर पे होता है, 3000 रुपये फीस लगेगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, अगर आपने कोई गलती कर ली और आप उसको कंपाउंड करना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम फंड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आप एप्लीकेशन दोगे प्लेन पेपर में 3000 रुपये फीस के साथ। 22 में कोई अमेंडमेंट नहीं। 23 में ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बस मेंशन कर दिया है, ठीक है। और लास्ट 24 नंबर हट गया। 24 नंबर इसलिए हट गया बिकॉज वो था कि पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो एक एनजीओ को मिला वो किसी अनरजिस्टर्ड एनजीओ को भी दे सकता था, वो सेक्शन को चेंज कर दिया। इतना बड़ा सेक्शन था 2 लाइन का कर दिया, और उसके सटा हुआ ये रूल 24 था ये हट गया। एक फॉर्म था FC5 वो भी हट गया। ये पिछले अमेंडमेंट में कवर्ड हो चुका है, तो रूल 24 हट ही है। ओके, तो सर अपना फिक्रा रूल्स भी कवर हो चुका है। अब IBC में हम लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लो अब लास्ट 21 पेजेस जो अमेंडमेंट के हैं, 15 पेज हम लोगों ने कर लिए अभी तक। अब ये जो लास्ट 20 पेज है ये पूरा IBC का अमेंडमेंट है। बता देना चाहता हूँ तुमको कि 5 पेजेस में जो अमेंडमेंट है वो खुदरे खुदरे अमेंडमेंट है, जो IBC कोड आप जानते हो उसी के अंदर रैंडम चेंजेस हैं। और लास्ट का अराउंड 16-17 पन्ना जो है वो फुल वो नया चैप्टर का जो जिक्र किया था ना मैंने, PPIRP चैप्टर 3 है उसके ऊपर है। वी कम टू पेज नंबर 16, ठीक है। IBC अब से थोड़ी ही देर के बाद, लेट्स से 10 मिनट्स के बाद मैं PPIRP के ऊपर चालू करूंगा डिस्कशन। एक बार शो कर देता हूं, पेज 20 पे आओ। ये एक नया चैप्टर की तरह ऐड हुआ है, ये देखो, ये IBC कोड का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द IBC कोड, क्लास में दिया भी है मैंने तुमको, बुक में भी है। चैप्टर 1, ये देखो पार्ट 2, हम लोग पार्ट 2 पे ही फोकस करते हैं हमेशा। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन डेफिनेशन, सेक्शन 4 एप्लीकेबिलिटी का होता है कि कितने का 1 करोड़ का डिफॉल्ट होता है, तब जाके आप IBC कोड में आते हो। सेक्शन 5 में डेफिनेशंस डाले हुए हैं। चैप्टर 2 होता है CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। चैप्टर 3 होता है लिक्विडेशन। अब एक नया चैप्टर घुसा है, चैप्टर 3A, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसको अपने बोलेंगे PPIRP, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। पूरा चैप्टर नया डाला है। सेक्शन नंबर है 54A से लेके 54P। 16 सेक्शंस हुए, गिन लो बैठ के उंगली पे, 54A से लेके 54P, 16 सेक्शंस नहीं है इसमें, तो पूरा चैप्टर ही नया है, ये मेरे को पढ़ाना है। इसी की वजह से खुदरे अमेंडमेंट्स हुए, और ये चैप्टर तो खुद बड़ा अमेंड हुआ ही है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी। हाँ, तो एज आई वाज सेइंग, ये मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। ये यहाँ से चालू हो रहा है पूरा एकदम लास्ट तक है, 16-17 पेज का नोट्स है इसका। बहुत जबरदस्त, मतलब मैंने मेहनत की है। स्टूडेंट को, मतलब तुमको लगता होगा कि सर आप तो ये 1 घंटे का 2 घंटे का अमेंडमेंट क्लास कर रहे हो, आपको नहीं पता चलता 2 घंटे के अमेंडमेंट क्लास के लिए जो 20 दिन खोटा करना पड़ता है ना, वो मैं जानता हूँ। रात को नींद नहीं आती, दिन में वही चलता है यार वो IBC का क्या अटका हुआ है। मतलब इतना हार्ड कॉम्प्लेक्स होता है, एक एक लाइन में अटकेगा स्टूडेंट, वो सब मैंने दूर कर दिया इसमें। इसमें पढ़ोगे मक्खन टाइप एकदम जाएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ओके। तो पूरा नया पोर्शन ऐड हुआ PPIRP। अब क्योंकि एक नया चैप्टर ऐड हो रहा है, तो जितने भी डेफिनेशंस थे या अलग अलग सेक्शंस थे जहां सिर्फ CIRP लिखा है, उनको तो अमेंड करके वहां लिखना पड़ेगा, और PPIRP, तो वो है खुदरा अमेंडमेंट जो अभी अपने देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली PPIRP जो ये MSMEs के लिए आया है। व्हाट इज MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए आया है। वहां 10 लाख तक का भी डिफॉल्ट होगा,
10 लाख या उससे ऊपर का डिफॉल्ट है तो वो लोग इसमें अपना पीपीआईआरपी का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, जो कि फास्ट है और कन्वीनियंट है। क्या क्या फायदा है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। ओके, अब चलते हैं पीछे सर एक बार, 16 नंबर पेज में आ गए। 16 नंबर पेज में सबसे पहले सेक्शन 4 में अमेंडमेंट है। ये तो पुराना अमेंडमेंट है 1 करोड़ वाला, कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि जब तक डिफॉल्ट कम से कम 1 करोड़ का नहीं हो तब तक कोई भी सेक्शन 7 में, 9 में, 8 में या 10 में, ये 7, 9 या 10 में अप्लाई नहीं कर सकता फॉर इंसॉल्वेंसी फॉर द कॉर्पोरेट। तो वो 1 करोड़ रुपया नोटिफाई हो गया था, वो ठीक है। अब उसी में पीपीआईआरपी ऐड किया गया कि फॉर द पर्पस ऑफ पीपीआईआरपी ये लोग नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि कितने अमाउंट का डिफॉल्ट होने पे आप पीपीआईआरपी इनिशिएट कर सकते हो अंडर सेक्शन 54A। तो दैट अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़ रुपया। तो आपको 1 करोड़ सोचना ही नहीं, गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया 10 लाख, ये रहा। तो दिस 10 लाख इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, तभी जाके एमएसएमई के खिलाफ कोई आईबीसी में पीपीआईआरपी इनिशिएट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो नॉर्मली तो सीआईआरपी के लिए मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ का है, लेकिन पीपीआईआरपी के लिए मिनिमम डिफॉल्ट 10 लाख का है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलत फहमी इंटरनेट में फैली हुई है, कुछ आपको आर्टिकल्स वगैरह मिलेगा कि पीपीआईआरपी तब होता है जब डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है। वो गलत इंटरप्रिटेशन है। वो कुछ लोगों ने ऐसा किया कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना होना चाहिए एमएसएमई में, तब जाके पीपीआईआरपी होगा, एंड विच विल नॉट बी मोर देन 1 करोड़ रुपया। मतलब कि गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगा मिनिमम अमाउंट वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, कई लोगों ने सोच लिया कि डिफॉल्ट ही 1 करोड़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बोल दिया कि 10 लाख से 1 करोड़। तो वो गलत इंटरप्रिटेशन है, टोटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। पीपीआईआरपी में कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 10 लाख है, मैक्सिमम कोई 1 करोड़ के ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा गलतफहमी इंटरनेट में फैला हुआ है कुछ जगहों पर, प्लीज आप उससे थोड़ा बच के रहें। ओके, सो एमएसएमई कैन गो फॉर पीपीआईआरपी इफ देयर इज अ मिनिमम डिफॉल्ट ऑफ 10 lakhs, और बाकी बड़े लोगों के लिए तो सीआईआरपी में 1 करोड़ का होता है ये मिनिमम डिफॉल्ट। सेक्शन 5, अब ये डेफिनेशंस में आप जगह जगह देखो येलो येलो दिख रहा है, वो वही किया है कि वो हर जगह जहां जहां सीआईआरपी लिखा है वहां साथ में पीपीआईआरपी भी जोड़ दिया, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो रेजोल्यूशन प्लान जमा करता है, तो सेक्शन 25 में रेजोल्यूशन प्लान सीआईआरपी वाला होता है, और पीपीआईआरपी का जो रेजोल्यूशन प्लान है वो सेक्शन नंबर 54K में होता है, वही ऐड किया है। फिर यहां भी पीपीआईआरपी जोड़ दिया है। सेक्शन 11, पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। 2-3 तरह के अमेंडमेंट है, जहां जहां सीआईआरपी है वहां पीपीआईआरपी जोड़ा है। इसके अलावा एक बड़ा अमेंडमेंट तुमको बताता हूं मैं, जान लो तुम। अमेंडमेंट तो क्या, ये तो नया टॉपिक है जो बाद में आएगा ही। आप सब जानते हो कि आईबीसी कोड में एप्लीकेशन कौन डाल सकता है। आई एम टेलिंग यू, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब बैंक्स वगैरह जिनसे लोन लिया है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, वर्कर्स लोग हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, वेंडर्स हो गए, सप्लायर हो गए, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, एंड थर्ड द कंपनी इटसेल्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट डेटर या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट सुन लो, पीपीआईआरपी का जो एप्लीकेशन होता है वो फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं फाइल कर सकते। पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन खुद एमएसएमई फाइल करता है, वो जो कंपनी है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वो खुद फाइल करता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग अ पीपीआईआरपी, तो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर लोग पीपीआईआरपी का इनिशिएशन नहीं कर सकते, वो लोग सीआईआरपी इनिशिएट कर सकते हैं, पीपीआईआरपी नहीं। पीपीआईआरपी कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द कंपनी इटसेल्फ, वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज खुद ही इनिशिएट करेगा, उसका क्रेडिटर लोग केस नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। क्यों नहीं वगैरह वो सब आएगा, बढ़ाऊंगा ना पीपीआईआरपी, ठीक है। फिर यहाँ पे वही 12 मंथ्स का एक लिमिट डाल दिया, चैप्टर 3 डाला है, देखो उधर चैप्टर 3 है, मतलब वही पीपीआईआरपी, सब यहाँ पे वो पीपीआईआरपी वाला अमेंडमेंट करके डाल दिया है, ओके। सेक्शन 11A, मान लो एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, क्या होता है वो सब आएगा, डोंट वरी प्लीज। एक माइक्रो एंटरप्राइज है, उन्होंने खुद भी अपने आईबीसी में अपना पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन डाल दिया एनसीएलटी के पास पीपीआईआरपी का। मीनवाइल जो माइक्रो एंटरप्राइज के जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने सेक्शन 7 में एप्लीकेशन डाल दिया सीआईआरपी का, ठीक है। मतलब डिफॉल्ट मान लो 1 करोड़ के ऊपर था, तो आप पीपीआईआरपी भी कर सकते हो, आप सीआईआरपी भी कर सकते हो। एक माइक्रो एंटरप्राइज है जिनका डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर था, तो पीपीआईआरपी या सीआईआरपी हो सकता है। तो एक तरफ तो उस माइक्रो एंटरप्राइज ने अपने खुद पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन डाला है,
और दूसरी तरफ उसके किसी क्रेडिटर ने सेक्शन 7 में CIRP का एप्लीकेशन डाल दिया है, तो जो NCLT है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब NCLT, वो उस माइक्रो एंटरप्राइज का 50, ये क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर 54C वाला एप्लीकेशन को देखेगा जो PPIRP के लिए आया है, कि सेक्शन 7 वाला एप्लीकेशन को देखेगा। तो सिंपल ज्ञान समझो, ऑलवेज दे ट्राई टू गिव प्रायोरिटी टू PPIRP, पर अगर टाइम लिमिट के बाद आ रहा है तब फिर CIRP। जैसे एप्लीकेशन आने के बाद NCLT 14 दिन के अंदर डिसाइड करता है कि एप्लीकेशन को एडमिट करेगा कि रिजेक्ट। तो लेट अस गिव एग्जांपल, सपोज पहला केस मैं उठा रहा हूं, ठीक है, मैंने पूरा इसको सजा के बनाया, हेडिंग पढ़ो पहला वाला, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 विच इज CIRP आफ्टर एप्लीकेशन अंडर 54C PPIRP। मतलब पहला एप्लीकेशन आपके पास कौन सा आया, PPIRP का आया, CIRP का एप्लीकेशन बाद में आया, तो गवर्नमेंट PPIRP को ही देखेगा, ठीक है, PPIRP देखेगा। ओके, सेकंड केस, एप्लीकेशन अंडर 54C विद इन 14 डेज ऑफ सेक्शन 7, मतलब पहले CIRP का जमा हुआ, बाद में PPIRP का जमा हुआ, लेकिन 14 दिन के अंदर ही। सपोज CIRP का एप्लीकेशन पहले आ गया था तो 14 दिन के अंदर NCLT हैज टू डिसाइड, पर बिफोर डिसीजन विद इन 14 डेज ओनली PPIRP भी आ गया, NCLT पहले PPIRP को देखेगा। NCLT हमेशा पहले PPIRP को कंसिडर करेगा। थर्ड, अब यहाँ लेट फाइलिंग हुआ, PPIRP का एप्लीकेशन केम आफ्टर 14 डेज ऑफ CIRP, तो 14 डेज में तो NCLT को CIRP देखना है ना, तब ऑब्वियसली NCLT CIRP का एप्लीकेशन ही देखेगा, PPIRP को इग्नोर करेगा, ठीक है। फोर्थ, ये ऑब्सोलीट है, ये ट्रांजिटरी प्रोविजन है, कि मतलब ये नए रूल आए थे ना 4 अप्रैल 2021 को, ठीक है, तो उस दौरान जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग है उनका क्या होगा, तो ये ट्रांजिटरी, ये काम का नहीं होता, ये 3 मेन है। तो हमेशा PPIRP को प्रायोरिटी है, केवल एक जगह कि CIRP का एप्लीकेशन पहले आया था, 14 दिन में उसका फैसला भी कि उसके बाद PPIRP आ रहा है, तो फिर NCLT उसको कंसिडर नहीं करेगा। लिक्विडेशन, CIRP फेल हो जाता है तो लिक्विडेशन, वैसे PPIRP फेल हो जाए तो सेक्शन 54L में लिक्विडेशन हो सकता है MSME का, तो वही 54L जोड़ दिया, ठीक है, ये वो PPIRP वाला है। फिर वही CIRP के साथ PPIRP जोड़ा है। ये टेम्पररी कोविड अमेंडमेंट है, ठीक है, एग्जाम में आना नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट के में मेंशन था इसलिए मैंने भी डाल दिया। आपको पता है कि भाई कोरोना की वजह से बहुत सारे धंधे बंद हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ना टेम्पररी ये रिलीफ निकाला कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक कोई भी हम लोग अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है इस तारीख से इस तारीख के बीच में, तो उस डिफॉल्ट के लिए हम IBC का केस नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, कोविड में कंपनी लोग का अर्निंग्स भयंकर गिरा है, दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू पे द टैक्सेस और टू द पे टू देयर वर्कर्स। टैक्स का भी डेट्स कितना ज़्यादा देख रहे हो तुम, डिले हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, कई सारे रिटर्न्स को उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया GST में, तो इसलिए बोला कि भाई इस पीरियड में अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो उसके लिए आप IBC में केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो पीरियड 3 महीना और बढ़ा दिया गया था, तो टोटल पीरियड स्टैंड कर रहा है इतना, 25 मार्च 2020 से लेकर 24 मार्च 2021, ठीक है। अमेंडमेंट क्या था कि एक्सटेंडेड द पीरियड बाय फर्दर 3 मंथ्स फ्रॉम 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर 2020 से 3 महीना जोड़ोगे तो आएगा 24 मार्च 2021, तो वो जो पीरियड है उस पीरियड में कोई भी डिफॉल्ट होगा तो उसके लिए IBC केस नहीं हो सकता, ठीक है। तो टेम्पररी कोविड अमेंडमेंट है, कायदे से नहीं पूछना चाहिए, बट द नोटिफिकेशन वाज मेंशन्ड इन ICI अनाउंसमेंट, तो मैं पढ़ा दिया। ये वो वही है कि PPIRP के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो 10 लाख नोटिफाई हुआ है, ठीक है। नॉर्मल CIP वगैरह के लिए डिफॉल्ट 4 लाख 1 करोड़ का चाहिए अंडर सेक्शन 4, पर PPIRP के लिए अंडर सेक्शन 4 10 लाख का मिनिमम डिफॉल्ट पे भी MSME खुद अपना एप्लीकेशन डाल सकता है। अब फाइनली पेज 19 खत्म, फ्रॉम पेज 20 टिल पेज 36 17 पन्ने तक PPIRP चलेगा, ठीक है। ये रहा, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये देखो स्टार्ट हो गया। इसमें सर कितने सेक्शंस हैं, एक बार मैं एक आइडिया देता हूँ। सेक्शन नंबर 54A से लेके 54P तक है, 16 सेक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। ABCDEFGHIJ 10, KLMNO 15,
पी 16 सेक्शंस। अब वो सेक्शंस का लिस्ट जो है ना सर, वो 23 नंबर पेज से चालू हो रहा है, एकदम लाइन बाय लाइन पूरा ज्ञान। ये रहा चैप्टर 3 चालू हो गया, पेज नंबर 23 से सेक्शन 5 ऑनवर्ड्स। अब क्योंकि ये नया टॉपिक है, फुल अमेंडमेंट ही है, तो इसमें येलो कुछ नहीं है, नया चैप्टर है, इसको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने क्या किया, तुमको इसके लिए 3 पेज का एक बैकग्राउंड दिया। पेज 20, 21, 22 पे इसका पूरा बैकग्राउंड है। सबसे पहले पेज 20 में कि सर ये क्या है, सर ये है कि CIRP और लिक्विडेशन के बाद एक नया चैप्टर ऐड हो गया, PPIRP चैप्टर 3A, दैट इज प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सेक्शन 54A से 54L। ओके, और यहां पर 3 तरह का ज्ञान मिक्स्ड है नोट्स के अंदर, कोड, IBC कोड, इसके रूल्स और इसके रेगुलेशन। कोड, रूल्स, रेगुलेशन 3 चीज से मिलके बनाया है जो मेरा नोट्स है पूरा। ओके, यहां पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जैसे IBC में हम लोग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से अप्रूवल लेते रहते हैं, तो अलग अलग परसेंटेज होता है, 66%, 51%, 75%। यहाँ हर जगह COC से एक ही अप्रूवल है, 66% बाय वैल्यू ऑफ द डेट। ठीक है, तो यहाँ हर जगह 66% आपको मिलेगा अप्रूवल के लिए COC का। अब ये चैप्टर 3A के सेक्शंस का समरी है, 54A से लेके 54P, देयर आर 16 सेक्शंस। ये छोटे छोटे एब्रीविएशंस है जो यूज़ किए हुए रहेंगे अंदर, मैं तो फुल फॉर्म बोलता ही रहूँगा, उसमें टेंशन नहीं है। पर क्या है ना, लंबा लंबा सेंटेंस होता है, तो छोटा करने के लिए ये स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है जो यूज़ किया जाता है। तो मैंने कई जगह यूज़ किया, अंदर भी लिखा फुल फॉर्म, बाहर भी एक अलग से लिख दिया कि क्वेश्चन को ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। अब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब समझ लो सर। देयर आर ट्विन कंडीशंस। माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज, माइक्रो, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एंड जिसका एनुअल टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 50 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 250 करोड़ है। ठीक है, तो 2 क्राइटेरियाज हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फॉर सर्विस सेक्टर, इक्विपमेंट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में इतना इन्वेस्टमेंट है एंड टर्नओवर इतना है साल का। ओके, सिंपल बता रहा हूँ, ऊपर वाली लिमिट अगर याद कर लोगे ना तो नीचे वाला आराम से हो जाएगा, इंटू 5 कर देना। ऊपर वाला लिमिट क्या है सर, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इंटू 5 करो, 1 इंटू 5 5 करोड़, 10 इंटू 5 50 करोड़, 50 इंटू 5 250 करोड़, सीधा आ जाएगा नीचे का। तो ऊपर का याद कर लोगे, नीचे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। बीच में क्या लिखा हुआ है सर, एंड। ठीक है, मतलब 1 करोड़ के अंदर एंड 5 करोड़ के अंदर, अगर एक भी क्रॉस हो गया तो फिर आप ऊपर वाले लेवल में चले जाओगे। क्लियर है? जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट जो है 90 लाख है, 1 करोड़ से कम, पर टर्नओवर 6 करोड़ है, तो फिर आप सेकंड कैटेगरी में चले गए, स्मॉल में चले गए आप। ओके, उस तरह से। तो 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ इंटू 5 कर दो, टर्नओवर का लिमिट आ जाएगा। कोई भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो कंपनी है या LLP है, वही यहाँ पे कवर्ड है, कंपनी या LLP। ये लोग जब एप्लीकेशन देते हैं ना अपना कि भाई हमको PPIRP इनिशिएट करना है, तो इनके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 10 लाख होता है, तभी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उससे पहले नहीं दे सकते। PPIRP का इनिशिएशन सिर्फ वो कंपनी खुद कर सकता है, उसके क्रेडिटर्स PPIRP का एप्लीकेशन नहीं दे सकते, खास बात है। तो जब एक माइक्रो एंटरप्राइज, मैं माइक्रो बोल रहा हूँ मतलब MSME, फाइल करता है एप्लीकेशन अंडर, इसके लिए फॉर्म होता है फॉर्म 1 जो रूल्स में बोला हुआ है, बिफोर NCLT फॉर इनिशिएटिंग PPIRP, तो उनको साथ में एक अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उद्यम मतलब होता है उद्योग, बिजनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये प्रूफ होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन कि भाई आप एक MSME हो, या फिर आप कोई और प्रूफ दो जिससे आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पता चले। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उद्यम मीन्स बिजनेस, एंटरप्राइज, कि हम लोग MSME हैं। ठीक है, अब ये है इंट्रोडक्शन, 1 पेज का बवाल इंट्रोडक्शन है, जिससे तुमको समझ में आएगा कि हाउ PPIRP इज डिफरेंट फ्रॉम
CIRP और लिक्विडेशन, एकदम समझ में आएगा कि भाई ये अलग अलग चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा, ये एक पेज से तुमको ज्ञान मिलेगा कि ओके PPIRP, हाउ PPIRP इज डिफरेंट फ्रॉम CIRP, एंड देन विल गो इनटू सेक्शन 1 by 1, 54A B C D, और मैंने हर चीज़ को बहुत डीपली मतलब बना दिया फॉर्मेट करके बढ़िया, ताकि तुम्हारा ज़्यादा मेहनत नहीं लगे, ओके। अब हम लोग डिटेल में PPIRP पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़र्क बताता हूँ PPIRP और CIRP के बीच में क्या है, ठीक है, एक एक करके था। यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी जगह सब कुछ, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ओके। CIRP प्रोसेस में क्या होता है कि प्रमोटर लोगों के हाथ से पूरा मैनेजमेंट ले लिया जाता है और क्रेडिटर्स के हवाले सौंप दिया जाता है। तो बेसिकली द क्रेडिटर इज इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द CIRP प्रोसेस, प्रमोटर के भाड़ में। गवर्नमेंट ने पाया कि छोटे एंटरप्राइजेस जो होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनमें प्रमोटर ही मेन सब कुछ होता है और वो चाहे तो आराम से इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर सकता है। तो PPIRP में जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो प्रमोटर्स के हाथ में रहता है, वो क्रेडिटर्स के हाथ में सौंपा नहीं जाता। यहां पर भी COC बनता है, जैसे CIRP में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनता है, PPIRP में भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनता है, परंतु मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है PPIRP में वो प्रमोटर मैनेजमेंट के हाथ में ही रहता है, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी मेजर्स लेके इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर पाए, ना कि क्रेडिटर्स के हाथ में। दैट इज वन मेजर डिफरेंस। सेकंड, जो अपना ये CIRP प्रोसेस है ना, बहुत लंबा प्रोसेस है। CIRP प्रोसेस होता है तुम्हारा ऐसे तो 180 डेज बोलने को होता है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 90 डेज, तो 180 + 90 बिकम्स 270 डेज। हाउएवर मैक्सिमम 330 डेज तक भी जाता है, अगर बीच में कोई लीगल स्टे ऑर्डर आ गया हो वगैरह। तो यूजुअली CIRP प्रोसेस लंबा होता है, 270 डेज या 330 डेज, इतना लंबा होता है। ये छोटा होता है, PPIRP फास्ट होता है, 120 डेज। एक्चुअली ये छोटा क्यों होता है? बिकॉज पूरे PPIRP को ना हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ IRP? ये जो CIRP हो या PPIRP हो, पर्पस क्या है कि एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाए जिससे कंपनी को इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन से हम लोग बाहर निकाल सकें, यही पर्पस है। CIRP प्रोसेस में क्या है, रेजोल्यूशन प्लान बनना स्टार्ट होता है आफ्टर इनिशिएशन। मतलब एक बार जब NCLT CIRP एप्लीकेशन को एडमिट कर देता है, CIRP कमेंस होता है, फिर उसके बाद जाके प्लान बनना स्टार्ट होता है CIRP रेजोल्यूशन का, ठीक है। यहाँ वैसा नहीं है, PPIRP को दो भाग में बांट दिया गया। बोला एक काम करो कि NCLT के पास एप्लीकेशन देने के पहले ही आप लोग 90 डेज का समय लो, प्रमोटर लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ बात करेगा, 90 डेज का समय लेगा और एक बेस रेजोल्यूशन प्लान तैयार कर लेगा। तो मतलब इवन बिफोर गोइंग टू NCLT दीज पीपल हैव अ रेजोल्यूशन प्लान रेडी विद देम, सो दैट्स एन इनफॉर्मल स्टेज। तो हम लोग बोलते हैं PPIRP भाई दो पार्ट में बटा हुआ है, देखो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। PPIRP NCLT के पास जाने के पहले वाला जो फेज है उसको बोलते हैं प्री इनिशिएशन फेज, जो कि 90 दिन का होता है मैक्स, और ये इनफॉर्मल होता है। यहाँ पे प्रमोटर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ बातचीत करके एक बेस रेजोल्यूशन प्लान पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो बाय द टाइम दे गो टू NCLT कि हम लोग को PPIRP स्टार्ट करना है, तब तक उनके हाथ में एक प्लान रेडी है। अब PPIRP कमेंस होगा और उसके बाद चालू होगा PPIRP पीरियड, जो कि होता है 120 दिन का। नाउ दैट्स अ फॉर्मल प्रोसेस। जो प्री इनिशिएशन फेज है वो इनफॉर्मल है और जो PPIRP पीरियड है वो फॉर्मल है, ये 120 दिन का होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई जहां CIRP 270 दिन का होता है, 330 दिन का होता है, PPIRP बस 120 दिन का। बिकॉज NCLT के पास अप्रोच करने के पहले ही आपके पास एक बेस प्लान रेडी है। अब 120 दिन का समय, 120 दिन में उस बेस प्लान को और पकाओ और इंप्रोवाइज करो और बेटर करो एंड कम अप विथ अ बेस्ट पॉसिबल प्लान, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक तो प्रमोटर के कंट्रोल में होता है, ऊपर से फास्ट हो जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसेस है, एंड फॉर्मल प्रोसेस मैक्स टू मैक्स तुम्हारा 120 दिन का होता है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सर इसको प्री पैकेज्ड क्यों बोलते हो? इस टॉपिक का नाम है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, PPIRP। इसको शॉर्ट में प्री पैक बोला जाता है। प्री पैक इससे बोलते हैं बिकॉज आप जब जा रहे हो NCLT के पास जाने के पहले ही आप बेस प्लान का पैकेट लेके जा रहे हो। आपका इंसॉल्वेंसी प्लान पहले से पैक हो चुका है, तो एक बेस प्लान तो आपके हाथ में पहले से ही है। तो प्री पैक, जैसे बोलते हैं ना प्री पैकेज्ड कमोडिटी, हम लोग प्री पैकेज्ड कमोडिटी जाके बाजार में खरीदते हैं। आटा ऐसा होता है क्या कि आजकल किसी तुम दुकान में जाके तुम्हारे सामने तोल के तुमको देगा? नहीं, 10 किलो का प्री पैकेट आटे का पैकेट होता है जो हम लोग घर में लाते हैं। वैसे ही NCLT को अप्रोच करने के पहले इनके पास एक प्लान रेडी होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्री पैक।
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सर ये किसको अवेलेबल है? ये एमएसएमईज को अवेलेबल है, जैसा मैंने बताया था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, बड़े एंटरप्राइजेस के लिए नहीं है। मिनिमम डिफॉल्ट 10 लाख होना चाहिए। अच्छा सर, एक एमएसएमई है, उनके ना 1 करोड़ का डिफॉल्ट हो गया है, ठीक है, तो वो लोग पीपीआईआरपी में जाए कि सीआईआरपी में जाए, उनकी मर्जी। अगर 1 करोड़ प्लस का डिफॉल्ट है देन दे आर एलिजिबल बोथ फॉर पीपीआईआरपी एंड सीआईआरपी। इट्स एन ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं कि माइक्रो स्मॉल को हमेशा पीपीआईआरपी में जाना पड़ेगा, दे कैन गो फॉर सीआईआरपी स्ट्रेट अवे, ये उनका मर्जी है। तो इट्स एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके, फास्टर होता है, 120 दिन का होता है, अभी तुमको दिखाया मैंने। देखो, जो इनफॉर्मल पीरियड होता है वो मैक्स 90 डेज का होता है, जो फॉर्मल पीरियड है वो 120 का। ये जो फॉर्मल पीरियड आपको दिख रहा है 120 का, हाँ वो मैंने थोड़ा सा वो ओवर राइटिंग हो गया था, उसको रेक्टिफाई कर दिया। देखो मॉरेटोरियम है, ठीक है, वो क्या होता है बताएंगे बाद में। अब ये जो देखो आप पीपीआईआरपी पीरियड 120 दिन का, ये 2 पार्ट में टूटा हुआ है। ये ब्रेकअप होता है 90+30 में। 90 डेज का समय मिलता है कि जो आप लोगों ने बेस प्लान पहले बनाया था ना, पहले वाले उधर वाले 90 दिन में, उसको आप इस 90 दिन में पूरा पकाओ, इम्प्रोवाइज करो, बेस्ट बनाओ। और 30 डेज का टाइम एनसीएलटी को मिलता है कि वो पूरे प्लान को स्टडी करके देखिए कि वेदर इट इज कंफॉर्मिंग टू लॉ, सब सॉल्व हो जाएगा, तो फिर 30 डेज में वो अप्रूव करेगा। तो इधर आपके पास उधर 90 डेज है ही, वो हटाओ। फिर यहाँ पे आपके पास अलग से जो फॉर्मल टाइम है वो 90+30 का, 120 डेज का अलग से। तो वही ब्रेकअप जो है वो नीचे दिया हुआ है, ये देखो 90-30 का। ओके, नेक्स्ट, प्रमोटर्स आर इन कंट्रोल रादर देन क्रिएटर्स इन कंट्रोल। सीआईआरपी में क्रिएटर कंट्रोल होता है और इसमें प्रमोटर का ही कंट्रोल होता है, वही पूरा रेजोल्यूशन प्रोसेस को गाइड करता है, ठीक है। अच्छा, एक शब्द है जो सीख लो तो अच्छा रहेगा, स्विस चैलेंज। स्विस चैलेंज का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि वो बेस रेजोल्यूशन प्लान पहले से तैयार रहता है व्हेन दीज गाइज गो टू एनसीएलटी। आगे क्या होता है कि उस जो पीपीआईआरपी का जो पीरियड 120 दिन का, उसमें उस बेस प्लान को और ज्यादा इम्प्रोवाइज किया जाता है, ठीक है, बाय अ स्विस चैलेंज मेथड। सर व्हाट इज अ स्विस चैलेंज मेथड? एक्सप्लेनिंग, ठीक है। सपोज मान लो मैं प्रमोटर हूँ कंपनी का, हम लोगों को कंपनी को इंसॉल्वेंसी के बाहर निकालना है, प्रमोटर मालिक जो भी बोलना है बोल लो। तो हम लोगों ने एक बेस प्लान बना लिया, दैट्स कॉल्ड बीआरपी, बेस रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है, बना लिया हमने। अब एनसीएलटी को अप्रोच किए, कमेंसमेंट चालू हो गया। अब क्या होगा कि जो अपना सीओसी बैठेगा, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, वो बेस प्लान को स्टडी करेगा, अगर उनको परफेक्ट लगता है तो उसी को अप्रूव कर देंगे, दी एंड। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, इसको और बढ़िया बनाया जा सकता है, तब फिर जो अपना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बंदा होता है, जिसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं, वो फिर प्लान्स इनवाइट करता है। ही मेक्स एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और प्लान्स इनवाइट करता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं वो लोग प्लान्स देते हैं, ठीक है। इस प्लान्स को बहुत सारे क्राइटेरिया पे नापा जाता है कि कैसा है, नहीं है वगैरह, ठीक है। अगर ये जो ऑल्टरनेट प्लान्स आ रहे हैं, अगर ये बीआरपी प्लान से बढ़िया है तो फिर इनको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो होता क्या, एक तरफ है आपके हाथ में बेस रेजोल्यूशन प्लान कॉल्ड बीआरपी, और दूसरी तरफ आपके हाथ में बीएपी, बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान। इफ द बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन बीआरपी, तो फिर बाप को अप्रूव, बीएपी को अप्रूव कर दिया जाएगा। तो ये जो इम्प्रोवाइजेशन मेथड है ना, इसको बोलते हैं स्विस चैलेंज। स्विस चैलेंज में क्या होता है, बार बार नए नए प्लान्स आते रहते हैं, ठीक है। जो सबसे बेस्ट एंड मोमेंट तक फिर वही सेलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्विस चैलेंज। यहाँ बार बार बिडिंग हो सकती है, ठीक है। इट्स अ हाइब्रिड प्रोसेस, जैसा कि ऊपर डायग्राम में बनाया मैंने। प्री इनिशिएशन फेज 90 दिन का, विच इज एन इनफॉर्मल फेज। फिर पोस्ट इनिशिएशन जो पीपीआईआरपी पीरियड 120 दिन का, वो फॉर्मल फेज है। एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, अच्छा ये पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं। सीआईआरपी प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय एफसी, ओसी और इवन द कंपनी इटसेल्फ। पीपीआईआरपी कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द कंपनी इटसेल्फ। क्रिएटर लोग पीपीआईआरपी इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये हो गए इंट्रोडक्शन टू प्रीपैक। ये पूरे टॉपिक को पीपीआईआरपी को प्रीपैक भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये पूरा उसका एक बेस है जो मैंने बनाया है। ये इतना, आई एम टेलिंग यू, इतना स्ट्रगलफुल टॉपिक है, मतलब तुम कहीं से भी करोगे तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने बोला ना कि वो 2 घंटे क्लास देने के लिए 20 दिन जो लगा वो दिखता नहीं है स्टूडेंट को, इतना इसके ऊपर मुझे करना पड़ा। फाइनली आई केम अप विद अ सॉल्यूशन कि भाई बिफोर गोइंग इनटू सेक्शन, स्टूडेंट को एक पूरा इसका डिफरेंस क्लियर बता दो कि देखो पीपीआईआरपी और सीआरपी में खास बात क्या है, तब वो पीपीआईआरपी को पकड़ पाएगा, ठीक है। तो सर पीपीआईआरपी का प्रोसेस मैं अब आपको एक बार पूरा ओरली ऐसे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। प्रमोटर्स लोग जो होते हैं कंपनी के, वो खुद देखते हैं कि उन्होंने लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया है 10 लाख या उसके ऊपर का, तब वो लोग सोचते हैं कि क्या हम लोग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करवाएं, तो वो चाहें तो करवा सकते हैं।
लेकिन इसमें फंडा ये होता है कि बिफोर इवन गोइंग टू एनसीएलटी, आपका ये 90 दिन का पीरियड है, बिफोर एनसीएलटी के पास जाने के पहले आप अपना तैयारी कर लो, बैकग्राउंड में जो होमवर्क है वो पूरा आप स्टडी कर लो। तो ये प्रमोटर लोग ही क्या करते हैं, बैंक्स जिनका लोन इन्होंने चुकाया नहीं है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उनके साथ बातचीत करके एक बेस प्लान तैयार करते हैं जिसको कहते हैं बेस रेजोल्यूशन प्लान, बीआरपी। एक एलओसी तैयार करते हैं, लिस्ट ऑफ क्लेम्स, मतलब जितने भी इनके फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनका पूरा लिस्ट अमाउंट के साथ तैयार करते हैं। फिर एक पिम तैयार करते हैं, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें कंपनी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसको यूज करके प्लान बनाया जाता है। ये लोग एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम भी फाइनेंशियल क्रेडिटर से पूछते हैं। नाउ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो बंदा होता है जो पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को गाइड करता है, तो वो बंदे का चॉइस प्रमोटर का नहीं होता। ये लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर से पूछते हैं, जो बड़े बड़े बैंक से जिनसे लोन लिए, जिनका पैसा नहीं चुका पा रहा, उन्हीं से पूछा जाता है कि भाई किसको रख लें आप बताइए, तो वो लोग एक नाम सजेस्ट करते हैं। वो बंदा फिर पूरा प्रोसेस को गाइड करना चालू करता है, देखता है कि जो बेस प्लान है वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और नॉट, उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्सों का भी ख्याल रखा गया है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्सों का भी ख्याल रखा गया है, सबका ख्याल रखा गया, बढ़िया से बना है, तो वो सब कुछ चेक करता है वेदर इट कंफर्म्स विद सेक्शन 30 का रिक्वायरमेंट्स और नॉट। उसके बाद जाके दीज गाइज अप्रोच एनसीएलटी, फिर लोग जाके एनसीएलटी, जिसको हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं, उसको अप्रोच करता है लोग फुल्लू, फिर अप्रोच करता है एनसीएलटी को, और एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन देता है फॉर्मन, साथ में बहुत सारा एनेक्शर कि हमारे प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया है कि ये पीपीआईआरपी क्रेडिटर्स लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं हो रहा, 90 दिन के अंदर ये प्लान भी तैयार हो गया था, एंड बेस रेजोल्यूशन प्लान भी हमारे पास हाथ में, वगैरह वगैरह सब बना के डिक्लेरेशन। एंड टू इनिशिएट पीपीआईआरपी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। देखो पीपीआईआरपी प्रोसेस जो अपने पढ़ रहे हैं ये दो जन के लिए, या तो कंपनी या एलएलपी। तो अगर कंपनी है तो सारे शेयर होल्डर्स एसआर पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, तब पीपीआईआरपी चालू होगा। और अगर एलएलपी है तब उस केस में एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी वो अप्रूव करेंगे, तब जाके पीपीआईआरपी स्टार्ट होगा। तो ये रेजोल्यूशन का जो पास हुआ इसका कॉपी, ये तमाम चीजें एनसीएलटी को दी जाएंगी। फिर एनसीएलटी जो है वो 14 दिन के अंदर समय लेगा, सोचेगा और अप्रूव करेगा, बोलेगा ठीक है एडमिट करता हूं, आई एडमिट द एप्लीकेशन, यू स्टार्ट पीपीआईआरपी। या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है, अगर रिजेक्ट किया तो 7 दिन का मौका देगा कि एप्लीकेशन में अगर कोई त्रुटि या डिफेक्ट हो तो उसको ठीक कर लिया जाए, ओके, वरना एडमिशन कर देगा, बोलेगा ठीक है एडमिट हो गया, नाउ यू स्टार्ट। वंस द पीपीआईआरपी स्टार्ट्स, 2 दिन के अंदर ही बेस रेजोल्यूशन प्लान, लिस्ट ऑफ क्लेम्स, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रमोटर लोग रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे देते हैं। वो फिर 7 दिन के अंदर ही, ठीक है, लेट अस से टी इज द डेट जिस दिन एनसीएलटी ने एडमिट कर दिया आपके एप्लीकेशन को, तो सारा टाइम लिमिट टी से चालू होता है। T+120 इज द लास्ट डेट बाय विच पीपीआईआरपी प्रोसेस विल एंड। तो 120 दिन का मॉरेटोरियम है कंपनी पे। मॉरेटोरियम का मतलब ये होता है 120 दिन का कि अभी कोई और लीगल केस कंपनी के खिलाफ नहीं कर पाएगा। ये 120 दिन कंपनी सांस लेगा आराम से, एंड दे विल डू देयर बेस्ट टू रिवाइव द कंपनी। नो वन कैन फाइल एनी केस अगेंस्ट द कंपनी और क्लेम एनी मनी फ्रॉम द कंपनी फॉर 120 डेज। तो अब T+7 के अंदर ही जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का गठन करेगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जस्ट लाइक सीआरपी comprises of all unrelated financial creditors, जिसको हम बोलते हैं यूएफसी, unrelated financial creditors। फिर बाई T+14 सीओसी का फर्स्ट मीटिंग हो जाएगा, जिनके सामने बीआरपी बेस प्लान रखा जाएगा, वो लोग उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे बढ़िया है क्या, ओसी का ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का ख्याल रखा है कि नहीं, और इंप्रूव हो सकता है कि नहीं। T+21 को ये जो अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये न्यूज़पेपर में ऐड देके, वेबसाइट में ऐड देके इनवाइट करेगा कि और भी जो इंटरेस्टेड पार्टीज है वो अपनी तरफ से बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान बाप जमा कर सकते हैं। T+36 तक 15 दिन के अंदर, T+21 से T+36 15 दिन के अंदर सबका अलग अलग प्लान आना चालू होगा। फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सबके प्लान्स को गो थ्रू करेगा, जो आया है उसमें से जो जो सही है, लीगल है, उसको लेगा और सीओसी के सामने रखेगा। सीओसी उन सब में से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड बाप, बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान। अगर बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान बीआरपी से बढ़िया है तो फिर ये जीतेगा, लेकिन अगर बीआरपी बढ़िया है तो ये जीतेगा। ये जो इन दोनों में कंपैरिजन होता है इसी को बोलते हैं स्विस चैलेंज। फाइनली एक प्लान सेलेक्ट किया जाएगा, जो सीओसी है वो 66% वैल्यू ऑफ वोट्स के साथ उसको अप्रूव करेगा, वो एनसीएलटी के पास जाएगा 90 दिन के अंदर ही। एनसीएलटी ओके कर सकता है विद इन 30 डेज या रिजेक्ट भी कर सकता है विद इन 30 डेज। ये है बेसिक प्रोसेस ऑफ पीपीआईआरपी। अब यही चीज हम लोगों को अगले पेज से sections के फॉर्म में मिलेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल they have added few definitions in section 5 which are very easy. Those definitions are nothing, they don't even explain what it is, खाली वो section number का reference दिया है। यहाँ section का range क्या है सर, 54A
से लेकर 54P, 16 सेक्शन ए से लेकर पी तक, ठीक है। तो वो सेक्शंस का रेफरेंस दिया है। सबसे पहले बोला बीआरपी क्या होता है, बीआरपी माने बेस रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। पिम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट इज द डेट व्हेन द एनसीएलटी यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट्स द एप्लीकेशन। पीपीआईआरपी कॉस्ट, जैसे सीआईआरपी कराने का कॉस्ट होता है, लिक्विडेशन का कॉस्ट होता है, वैसे पीपीआईआरपी का भी कॉस्ट होता है, ठीक है। पीपीआईआरपी पीरियड वो 120 दिन का होता है। It begins from the commencement of the PPIRP when NCLT admits the application and it ends with any of these 3 events. Event number 1, NCLT ने अंडर सेक्शन 54L आपके फाइनल रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया, खत्म आपका पीपीआईआरपी पीरियड। या फिर आपके प्लान को, ये प्रोसेस को ही टर्मिनेट कर दिया, बोला कि आप लोगों के लिए पीपीआईआरपी सूटेबल नहीं, टर्मिनेट। या फिर आप लोगों को सीआईआरपी में शिफ्ट कर दिया। सीआईआरपी में शिफ्ट करने की जो चाहत है वो सीओसी की होती है। अगर सीओसी को बीच में लगता है कि नहीं भाई हम लोग वी कैन नॉट गो फॉर पीपीआईआरपी, तब फिर सीआईआरपी में शिफ्ट हो जाता है वो, ठीक है, तब सीआईआरपी स्टार्ट हो जाता है। तो इट बिगिंस विद द कमेंसमेंट व्हेन एनसीएलटी एडमिट्स द एप्लीकेशन एंड एंड्स विद एनी ऑफ दीज 3 इवेंट्स। द बेस्ट वन इज द प्लान गॉट अप्रूव्ड एंड द वर्स्ट वन इज दैट द प्लान इज टर्मिनेटेड और सीआईआरपी हैज कमेंस्ड। पहला सेक्शन 54A मैंने सब पढ़ाने के लिए पहले से हाईलाइट वगैरह कर दिया, बगल में लिख दिया, तो आपको सब लिखा हुआ मिलेगा, मैं आपको बताते चला जाऊंगा। जो मैं इतना अभी बनाया ना, इंट्रोडक्शन पूरा बताया एकदम अच्छी तरह से, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन दीज 13 पेजेस। अभी टोटल 13 पेजेस हैं, बस 13 पेजेस हैं सेक्शन 54A से P तक। सब कुछ आसान लगेगा पढ़ने में, बस एक बार ध्यान देना मेरी तरफ। सब कुछ मैंने लिख दिया, तुमको कुछ तड़पना कहीं नहीं है। टाइटल पढ़ो, कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी को ही बोलते हैं, जो कंपनी एमएसएमई है वही कॉर्पोरेट डेटर है। एलिजिबल फॉर प्री पैकेज आईआरपी मतलब कौन एलिजिबल है पीपीआईआरपी के लिए। फर्स्ट पॉइंट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनका अपने जानते हैं इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरीज इक्विपमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया होता है 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, ये इन्वेस्टमेंट है, इंटू 5 कर दो तो टर्नओवर आ जाता है। ओनली दे आर एलिजिबल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ए से लेके जी तक पॉइंट्स मिलेगा। पॉइंट नंबर ए से लेके डी तक है फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ पीपीआईआरपी। पीपीआईआरपी में आप तब जाते हो व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट ऑफ एटलीस्ट 10 लाख रुपीस और यहाँ 3 साल का कूलिंग पीरियड है। अगर लास्ट 3 सालों में आपका पीपीआईआरपी हो चुका ऑलरेडी तो फिर वापस नहीं हो सकता। तो कम से कम 2 पीपीआईआरपी के बीच में 5 साल का गैप, 3 साल गैप होना चाहिए। ये कंसेप्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बात ऐसी है, तुम समझो जो कंपनियां डिफॉल्ट करती है ना वो बार बार करती है, तो उन लोगों को बार बार इस सब आईबीसी कोड की शरण में आना पड़ता है। तो अगर पिछले 3 सालों में पीपीआईआरपी हो चुका तो अब नहीं हो सकता, कम से कम 3 साल खत्म होने तो फिर पीपीआईआरपी होगा। या फिर इट इज ऑलरेडी अंडरगोइंग सीआईआरपी या उसका ऑलरेडी लिक्विडेशन चल रहा है, ठीक है। इट शुड बी एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A, एक सेक्शन है 29A जो अपने आईबीसी कोड में पढ़ते हैं, उसके अनुसार दे आर एलिजिबल टू मेकअप अ रेजोल्यूशन प्लान। सो ये हुआ ए से डी एलिजिबिलिटी फॉर पीपीआईआरपी। नंबर ई थोड़ा बड़ा है, ई इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यहां फंडा क्या होता है, जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है बैंक्स वगैरह, उनमें से जिन जिन फाइनेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट 10% ऑफ द टोटल फाइनेंशियल डेट या उससे अधिक है, 10%, ठीक है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनका ड्यू अमाउंट 10% ऑफ द फाइनेंशियल डेट या उससे अधिक है, दे विल प्रपोज द नेम ऑफ सम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कि इसको आरपी बनाया जाए, ठीक है। फिर एक बंदे को उसमें से चुना जाएगा कि हाँ भाई चलो इसको बनाते हैं। तो सारे जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यूएफसी, उनका कम से कम 66% वोटिंग चाहिए टू फाइनलाइज कि हाँ यही बंदा बनेगा, ठीक है। तो पहले हु प्रपोजेस द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसका अमाउंट 10% या उससे अधिक है। How the RP is finally approved? He is finally approved when 66% of the value of the financial debt वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अप्रूव कर देते हैं, तब वो अपॉइंट होता है, ठीक है। अगर कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है सर तो फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही चुनेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनेगी, बाद में जगह पढ़ाऊंगा उसके बारे में भी, ओके। अगर एफसी नहीं है तो नेक्स्ट, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स, एफ नंबर पॉइंट। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स जो हैं वो डिक्लेयर करके देंगे कि हम लोग ये जो प्री इनिशिएशन फेज है 90 दिन में खत्म कर लेंगे, वी आर नॉट डूइंग पीपीआईआरपी टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, और हमने इस फाइनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अप्रूवल से इस बंदे को चुन लिया एज आवर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो डिक्लेरेशन विल बी फाइल्ड।
जी नंबर है, अगर कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, एलएलपी है तो 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल चाहिए टू इनिशिएट पीपीआईआरपी। तो ये है पूरा कंडीशंस। ठीक है, मिल गया तुमको सब लिखा हुआ, सब बना के दिया हूं कि कोई मेहनत वहनत नहीं करना पड़े। इधर अप्रूवल, फाइनली अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है 66% वैल्यू से अप्रूव करेंगे कि ओके नाउ लेट अस, बेस प्लान वगैरह सब रेडी है, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर पीपीआईआरपी। तब फिर वो लोग कम ये एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन डलवाएंगे फॉर्म 1। ओके, कॉर्पोरेट ये जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, दे शुड बी रेडी विथ 3 थिंग्स, दे शुड गिव 3 थिंग्स टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ताकि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अप्रूव करें कि ओके स्टार्ट विथ पीपीआईआरपी। क्या क्या देंगे? डिक्लेरेशन देंगे जो अभी पढ़ के आया F नंबर पॉइंट में, स्पेशल रेजोल्यूशन देंगे जो ऊपर पॉइंट नंबर G में पढ़ के आया, एंड थर्ड एक बेस रेजोल्यूशन प्लान तैयार करके देंगे। देयर आफ्टर हमारे जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है यूएफसी, दे विल ग्रांट 66% वोटिंग एंड अप्रूव इट कि ओके नाउ लेट्स इनिशिएट पीपीआईआरपी। तो जिस बंदे को इन्होंने प्रपोज किया था ना, द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसकी कुछ ड्यूटीज दी हुई है, ड्यूटीज ऑफ द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो क्या करेगा? वो अब एक रिपोर्ट बनाएगा, अच्छे से एकदम डिटेल रिपोर्ट बनाएगा, कंफर्मिंग whether the company meets the criteria given in section 54A to go for PPIRP and that the base plan conforms with the legal requirements। ये रिपोर्ट IBBI में फाइल होगा। ओके, उसके बाद ये बंदे का टेनर कितने दिन का होता है? अरे जब तक फाइनली एनसीएलटी एडमिट नहीं कर दे, एनसीएलटी एक बार एडमिट कर दिया तब तो प्रपोज से फाइनल आरपी बन जाएगा ना, तो तब तक इसका टेनर होता है। ओके, इसकी जो फीस होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ पीपीआईआरपी कॉस्ट। फाइनली द इंपॉर्टेंट सेक्शन 54C, जैसे सीआईआरपी में एनसीएलटी के पास जो एप्लीकेशन डलता है वो सेक्शन नंबर 7 में डलता है, 9 में डलता है, 10 में डलता है, करेक्ट? सेक्शन नंबर याद करना पड़ता है। पीपीआईआरपी का जो एप्लीकेशन है एनसीएलटी के पास, वो कौन से सेक्शन में डलता है? 54C में, 54C में डलता है। ठीक है, 54C फाइनली जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स उन्होंने अप्रूव कर दिया कि अप्लाई किया जाए, तो जो जिस बंदे को चुना था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो स्टार्ट करता है प्रोसेस को। क्या क्या फाइल होता है सर? फॉर्म 1, ये रहा, ये रूल्स में लिखा हुआ है, फॉर्म 1 जमा होता है अलॉन्ग विद 15,000 रुपया फीस, लेकिन पहले इसका एक कॉपी आईबीबीआई के पास जमा होता है। तो जो एप्लीकेशन आप एनसीएलटी को देने वाले हो, वो पहले आप आईबीबीआई में कॉपी जमा करो, उसके बाद एनसीएलटी के पास जमा करो इन फॉर्म 1 अलॉन्ग विद 15,000 रुपया फीस। साथ में आपको फॉर्म 1 के क्या क्या अटैचमेंट देना पड़ेगा, वो जो डिक्लेरेशन पास किया था प्रमोटर लोग, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर 66% टू इनिशिएट द पीआईआरपी प्रोसेस। ठीक है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम क्या है, उसका रिटन कंसेंट इन फॉर्म नंबर P1। अच्छा, वन मोर थिंग, यू विल फाइंड, अगर तुम कभी इसको इंस्टीट्यूट के मैथ से कंपेयर कर लिए या जहाँ से भी ये चैप्टर 3 डाउनलोड कंपेयर कर लिए, यू विल फाइंड कि मैंने नोट्स को ना बहुत अलग लेवल पे पहुँचा दिया है, हर जगह मैंने फॉर्म नंबर्स वगैरह मेंशन कर दिया है। ठीक है, नहीं तो आप क्या देखोगे, चैप्टर 3 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा रहता है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वो सब मैंने डाल दिया अंदर। एक डाउट आएगा कुछ स्टूडेंट्स का, सर आपने जो इतने सारे फॉर्म लिखे हैं, यहाँ फॉर्म नंबर्स बहुत सारे हैं, P1 P2 P3 P4 करके P14 तक फॉर्म्स है, P1 से P14 तक फॉर्म्स है, तो सर हमें क्या फॉर्म नंबर याद करना है? नहीं कर पाओगे, तो फॉर्म नंबर याद नहीं करना है। तो सर आपने क्यों लिखा है यहाँ पे? देखो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि तुम सवाल पूछते हैं कि यहाँ सर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म लिखा है कौन सा है, तो मैंने बता दिया ये फॉर्म है पहले से। ठीक है, बट डू यू हैव टू लर्न द फॉर्म नंबर्स? नो। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम और रिटन कंसेंट जाएगा। थर्ड, अच्छा, सेक्शन नंबर आईबीसी कोड में जो अपने पढ़ते हैं सेक्शन 43, 46 और सेक्शन नंबर 50, इनमें 3 तरह के घटिया ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट के पहले ही हो जाते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, एक्सटॉर्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इनका फुल फॉर्म तो लिखा हुआ नहीं आएगा, पर हर जगह इनका नाम आएगा। तो अगर ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको कैंसिल किया जाएगा, नलीफाई किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। ओके, इनको अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन। तो प्रमोटर लोग एक डिक्लेरेशन देगा कि हमारे यहाँ लास्ट 2-1 साल में प्रेफरेंशियल, ईसीटी और अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन ये हुआ है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, एनी अदर इंफॉर्मेशन जैसे लास्ट 2 साल का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और करंट ईयर का एक प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो करंट ईयर चल रहा है उसका एक आप एस्टिमेटेड प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के जमा करो। एनसीएलटी 14 दिन के अंदर एडमिट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिजेक्ट किया तो आपको 7 दिन का मौका देगा कि आप रेक्टिफाई कर दो और फिर जमा कर दो। जैसे एनसीएलटी ने एडमिट किया, पीपीआईआरपी कमेंसेस। ओके,
टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन बात हो चुकी है अपनी, 120 दिन होता है। अगर टी है कमेंसमेंट डेट तो टी प्लस 120 इज द लास्ट डेट बाय विच पीपीआईआरपी शुड एंड। 90 दिन का मौका दिया जाता है ताकि सीओसी रेजोल्यूशन प्लान, सीओसी और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो एक प्लान बना के दे सके। 30 दिन का मौका एनसीएलटी को मिलता है टू फाइनली अप्रूव दैट प्लान, ठीक है। और अगर अप्रूव नहीं हुआ तो टर्मिनेट, फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टर्मिनेशन के लिए अप्लाई कर देगा कि इस प्रोसेस को यहीं बंद करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। 54E, जैसे ही एनसीएलटी आपके एप्लीकेशन को एडमिट करता है आपके ऊपर 120 दिन का मॉरेटोरियम लग जाता है, मतलब अब कोई और आपके खिलाफ लीगल केस नहीं कर पाएगा। सेकंड, एक रेजोल्यूशन, एनसीएलटी आप लोगों ने जिस बंदे को चुना उसी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर देता है, बोलता है आप सारा प्रोसेस संभालोगे, और एक पब्लिक अनाउंसमेंट जाएगा, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट एक स्पेसिफाइड फॉर्म नंबर वगैरह सब दिया है, उसमें जाएगा 2 दिन के अंदर ही। मॉरेटोरियम खत्म कब होगा? जब पीपीआईआरपी प्रोसेस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 54F, रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एक खाली फर्क है, सीआईआरपी प्रोसेस जो होता है वहां रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। यहां वो सीन नहीं है, यहां पर ये काम प्रमोटर्स की है, बिकॉज द कंपनी इज स्टिल इन द कंट्रोल ऑफ द प्रमोटर्स एंड द अर्स्टवाइल मैनेजमेंट। तो आरपी का काम यहां पर होता है कंपनी को चलाना, ये रेजोल्यूशन प्रोसेस को चलाना। आरपी मतलब ये बंदा, इमेजिन करो एक बंदा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इसका काम नहीं है, मैनेजमेंट इसका काम तभी होता है जब 54J में सीओसी को लगता है कि प्रमोटर लोग चोर हैं, तब वो 66% वोट देके एनसीएलटी को अप्लाई करके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर ही सारा मैनेजमेंट थोप देता है। वरना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं देखता, वो खाली रेजोल्यूशन प्रोसेस देखता है। तो उसकी रोल और ड्यूटी और पावर लिखे हुए हैं। उसका पहला 3 ड्यूटी है लिस्ट ऑफ क्लेम, जो प्रमोटरों ने उसको लिस्ट ऑफ क्लेम्स दिया था, टोटल लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड ऑल, उसको वेरीफाई करना, कंफर्म करना, एक एक क्रेडिटर को इन्फॉर्म करना कि आपका इतना इतना अमाउंट ड्यू है, सही है ना, सब है ना। और लिस्ट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट जब जाएगा तो और भी कोई क्रेडिटर तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ क्लेम को अपडेट करना। तो पहला 3 पॉइंट एलओसी का है, लिस्ट ऑफ क्लेम का। फिर 2 पॉइंट मैनेजमेंट का लेके है। देखो मैनेजमेंट इनको तभी देखना होता है जब 54J में सीओसी इनको देगा, अदरवाइज नहीं। इनका बेसिकली काम क्या है, इनको देखना है कि भाई प्रमोटर वगैरह कंपनी को ढंग से मैनेज करें, अगर वो नहीं करें, गड़बड़ करें, तो एनसीएलटी को जाके चुगली करेगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का गठन करेगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कंप्राइजेस ऑफ ऑल यूएफसी, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उनकी मीटिंग करवाएगा, ठीक है। उनके पास एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सर्कुलेट करेगा ताकि बीएपी बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान सेलेक्ट हो सके, आ सके, ठीक है। चैप्टर 3 और 4 वही हुआ, वो जो गंदे वाले ट्रांजेक्शंस थे ना, जो मैंने नाम लिया था 43, 46 और 50 में, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यूड, या ये क्या नाम है तुम्हारा, एक्सटॉर्शन ट्रेड ट्रांजैक्शंस, उनके बारे में, या फिर रॉन्गफुल ट्रेडिंग इन द कंपनी। Powers of RP, this person has got all access to books and records of the company, जो कंपनी के पास है या बैंक्स के पास है या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के पास है, सबके ऊपर इसका कंट्रोल है। हर मीटिंग में ये पार्टिसिपेट करेगा, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, चाहे शेयर होल्डर मीटिंग हो, चाहे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का मीटिंग हो। ये प्रोफेशनल को भी हायर कर सकता है, जैसे रजिस्टर्ड वैल्यूअर वगैरह को हायर कर सकता है असेट्स का वैल्यू निकालने के लिए। ही विल कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इन लास्ट फ्यू ईयर्स, जैसे पिछले 2 सालों में कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन कैसा रहा है, 2 सालों में किस किस को क्या क्या पेमेंट किया गया है, लिस्ट ऑफ असेट लायबिलिटी टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। एवरीवन विल कोऑपरेट विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स भी इसके साथ कोऑपरेट करेंगे, कंपनी के प्रमोटर एम्प्लॉय पर्सनल भी इसके साथ कोऑपरेट करेंगे। इसकी जो फीस है वो कंपनी बियर करेगी, इट विल बी अ पार्ट ऑफ पीपीआईआरपी कॉस्ट। लिस्ट ऑफ क्लेम्स, अब कंपनी जो होती है, कंपनी के जो प्रमोटर्स वगैरह होते हैं वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को 2 चीज देते हैं। विद इन 2 days ऑफ कमेंसमेंट, T+2, जिस दिन एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एडमिट किया T, वहां से 2 दिन, T+2 के अंदर कॉर्पोरेट डेटर यानी कि कंपनी, उसके प्रमोटर, वो अपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को 2 चीज दे देंगे, लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। द फुल फॉर्म इज रिटन बिलो, ये रहा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो प्रमोटर वगैरह ने कोई बदमाशी की कि लिस्ट ऑफ क्लेम में किसी क्रेडिटर का नाम छुपा लिया, या इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में पूरा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरा फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है, और उस वजह से अगर किसी भी क्रेडिटर को कोई लॉस होता है, then the promoters and directors or whosoever person who authorized the LOC and PIM
विल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट द क्रेडिटर फॉर लॉस और डैमेज। ओके, अगर वो प्रमोटर साबित कर दे नहीं भाई मेरे जानकारी के बिना ऐसा हुआ है, तब वो बच जाएगा, इनोसेंट प्रूफ कर दे तो। जो अग्रीड पर्सन है क्रेडिटर, उसके पास हक है कि वो कोर्ट में केस कर सकता है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जैसे अपने जब पीपीआईआरपी प्रोसेस के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो आई क्लियरली टोल्ड यू, अनलाइक सीआईआरपी, यहाँ पे कंपनी का फुल कंट्रोल मैनेजमेंट प्रमोटर्स के हाथ में रहता है। तो यहाँ वही बोला हुआ है कि जो भी कंपनी के प्रमोटर्स मैनेजरियल पर्सन्स थे, दे विल कंटिन्यू, उन्हीं के ऊपर वेस्ट करेगा मैनेजमेंट। दे विल टेक ऑल स्टेप्स टू प्रिजर्व द असेट्स ऑफ द कंपनी एंड कंटिन्यू द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। एंड थर्ड, डिस्चार्ज ऑल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड ऑब्लिगेशंस। 54I, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का गठन, T+7 तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाना चाहिए एंड T+14 तक इनका फर्स्ट मीटिंग हो जाना चाहिए। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सर कॉल आएगा, ऑल अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे। इसको गठन करने का जिम्मेदारी किसका है? आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसको गठन करता है विदिन 7 डेज एंड विदिन नेक्स्ट 7 डेज यानी T+14 तक उनका फर्स्ट मीटिंग भी करवा देता है। ठीक है। सीओसी में कौन होता है सर? ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर देयर हु आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, मतलब अनरिलेटेड, तो यूएफसी। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में कौन कौन आएगा? 10 लार्जेस्ट। अगर आपके यहाँ एफसी है ही नहीं तो कमिटी विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ ओसी। तो 10 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय। ये सीआईआरपी से अलग है। सीआईआरपी में 18 थे, सीआईआरपी में था 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, यहाँ पे है 10। ठीक है, याद रखना थोड़ा ये। 54J, 54J वो सेक्शन है जहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अब एक बार पीआईआरपी पीरियड स्टार्ट हो गया तो फिर सीओसी देख रहा है सब कुछ, प्रमोटर्स मैनेज कर रहे हैं, सीओसी की भी मीटिंग्स हो रही है। अगर सीओसी को लगता है कि यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो सीओसी 66% वोट करके एनसीएलटी को एप्लीकेशन करवाएगा कि हम लोग अब प्रमोटर्स के हाथ से मैनेजमेंट छीनकर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में देना चाहते हैं। तो सेक्शन 54J वो सेक्शन है जहां पर मैनेजमेंट का पावर प्रमोटर से छीन के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में दे दिया जाता है, ये उसके ऊपर है। अब यही वो सेक्शन है जो लिक्विडेशन का कारण बन सकता है। किसका कारण सर? लिक्विडेशन का कारण। ठीक है, ये साबित करता है ये सेक्शन कि प्रमोटर लोग चोर हैं। अब क्या होगा, आगे जाएंगे जब एक रेजोल्यूशन प्लान बनेगा कि कंपनी को ऐसे इंसॉल्वेंसी के बाहर निकालना है, अगर 54J लगता है तो इसका मतलब प्रमोटर लोग चोर हैं, यानी कि जो नया रेजोल्यूशन प्लान बनेगा उसमें एक नया मैनेजमेंट आना चाहिए, पुराने प्रमोटर्स तो नहीं आने चाहिए। तो अगर रेजोल्यूशन प्लान में अभी भी पुराने वाले प्रमोटर्स वगैरह को मैनेजरियल पर्सन की तरह अपॉइंट किया गया है, तब फिर इस कंपनी का सीधा लिक्विडेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, लास्ट में जाऊंगा, तब 54J का हल्ला फिर से उठेगा। ठीक है, इसमें याद करने लायक है ये दो। ठीक है, थर्ड वाले में कुछ खास नहीं। थर्ड वाले ने बोला है कि अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पे आपने मैनेजमेंट की जिम्मेदारी डाली है तो फिर सीआईआरपी के जो रेलेवेंट सेक्शंस होते हैं सीआईआरपी वाले, वो यहां भी अप्लाई कर जाएंगे। 54K मास्टर सेक्शन, सबसे बड़ा सेक्शन है, सबसे मास्टर सेक्शन है। इसको भी मैंने बहुत सिंपल करके डिजाइन कर दिया है ताकि आराम से तुम इसको याद कर सको। 54C के बाद सबसे धुरंधर कोई सेक्शन है तो वो 54K है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यहां पर एक प्लान को अप्रूव करेगा। ठीक है, सीओसी अप्रूव्स द प्लान। सर कौन सा प्लान? रेजोल्यूशन प्लान, कि कंपनी को इंसॉल्वेंसी के बाहर कैसा लाया जाए। तो एक प्लान को वो लोग अप्रूव करेंगे और फिर वो प्लान को फाइनली एनसीएलटी के पास जमा किया जाता है। ये जो प्लान होता है, इस प्लान को फाइंड आउट करने के लिए वी डू अ स्विस चैलेंज, बीआरपी वर्सेस बीएपी। फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये दिखा देता हूं ना, देखो ना, सब तो मैं लिख के डालता हूं तुम लोग के लिए इसमें। ये रहा एब्रीविएशंस में, पेज नंबर है 21, ये देखो बी कहीं ये रहा। बीआरपी मतलब बेस रेजोल्यूशन प्लान, जो एनसीएलटी के पास जाने के पहले आप लोग रेडी करके गए थे, उसको प्रीपैक बोलते हैं। बेसिकली बीआरपी ही होता है प्रीपैक, कि आपका पहले से प्लान रेडी है। और बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान क्या होता है कि अभी सबसे और प्लान मंगवाया जाएगा, उसमें से जो बेस्ट है निकाला जाएगा, फिर उसको बीआरपी से कंपेयर किया जाएगा,
फिर देखा जाएगा इफ इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर तो उसको अप्रूव किया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड बाप, बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान। ठीक है, प्री पैक का उल्टा पोस्ट पैक, बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान। तो इस सेक्शन में वही सीखेंगे। सबसे पहले यहां बोला हुआ है कि कॉर्पोरेट डेटर जो है, कंपनी जो है, प्रमोटर वगैरह, जैसे ये प्रोसेस चालू होता है टी, वहां से 2 दिन के अंदर T+2 के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बेस प्लान पकड़ा देते हैं। ठीक है, ये रहा, द CD shall submit the BRP to the RP within 2 days and RP shall present it to COC। तो कौन किसको दे रहा है? ये CD मतलब कॉर्पोरेट डेटर यानी कि कंपनी यानी कि प्रमोटर, वो प्लान बना के दे रहे हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बाई T+2, और ये बंदा तो T+14 तक COC का फर्स्ट मीटिंग करेगा ना, तो COC की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के फर्स्ट मीटिंग में उनके सामने प्लान BRP प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही तो असली चीज है ना, बैंक्स वगैरह, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, दे विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी कि आप चाहो तो अपना बेस प्लान को फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो। ये रहा, COC में प्रोवाइड द CD एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द BRP। ठीक है, अब BRP हो या फिर फर्दर रेजोल्यूशन प्लान्स जो भी भविष्य में इनवाइट करके मंगाएगा बंदा RP, वो उसको चेक करेगा हमेशा कि वेदर इट कन्फॉर्म्स विद सेक्शन 30, मतलब सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का ख्याल रखा गया है, सारा लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है, इंसॉल्वेंसी का कॉस्ट का भी ख्याल रखा गया है, बाद में मैनेजमेंट कैसे चलेगी उसका भी ख्याल रखा गया एंड ऑल दैट, ये सब सेक्शन 30 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 30 के 6 क्राइटेरिया को चेक करेगा ये कि ऑल द प्लान्स आर कन्फॉर्मिंग विद द सेक्शन 30। ठीक है, अब यहां 2 केस है, केस 1 54K का 4, केस 2 54K का 12। जो भी COC प्लान अप्रूव करता है या तो वो ऊपर होगा या नीचे होगा। केस 1 में पढ़ो क्या लिखा है, ये लोग BRP को अप्रूव कर दिए, इन्होंने देखा इनको BRP पसंद आ गया, काम जल्दी हो गया, इन्होंने देखा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी बराबर इज्जत दी गई, उनके हिस्से का पैसा उनको दिया गया है, उनके डेट अमाउंट को इम्पेयर नहीं किया, मतलब उनको पूरा पैसा दिया जा रहा है, तब फिर उनको पसंद आ गया तो BRP को अप्रूव कर देंगे, स्टोरी यहीं पे एंड। ठीक है, लेकिन नहीं, तब फिर बाप चालू होगा। ठीक है, 54K का 5 से लेके 8 तक जो प्रोसेस है वो ये है, RP इनवाइट्स बाप कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो क्या करेगा, देखो वो इनवाइट करेगा, एक फॉर्म इशू करेगा और इनवाइट करेगा लोगों से, अदर क्रेडिटर्स से कि आप लोग अपनी तरफ से प्लान बना के दीजिए, रेजोल्यूशन प्लान्स बना के दीजिए। तो बाई T+21 वो अनाउंस करेगा, 15 दिन का समय देगा, T+36 तक उसके पास सारे ऑल्टरनेट प्लान्स आ जाने चाहिए। उन ऑल्टरनेट प्लान्स को मेजर करने के लिए COC और RP मिलकर क्राइटेरिया बनाएंगे कि हाउ यू विल इवैल्यूएट कि विच प्लान इज बेटर। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया कौन बनाता है, COC बनाता है, विथ RP मिलके प्लान बनाया जाता है। ठीक है, उसमें बताया जाता है व्हाट इज द बेसिस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द प्लान, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसके बेसिस में बाकी लोग प्लान बना सकें। ठीक है, जो भी प्लान्स मिलेगा वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर देगा COC को, मतलब जो अपना इंसॉल्वेंसी बंदा है RP, he will submit all the plans that he has received to the COC. Finally, in the next 3 subsection, there will be a tussle or a Swiss challenge between BRP and BAP कि दोनों में से बेटर कौन है। If the BAP is significantly better, then BAP will be approved. तो केस 2 क्या है, BAP अप्रूव हो गया। ठीक है, कि COC को BAP पसंद आया तो BAP अप्रूव कर दिया। केस 1 में BRP पसंद आया था, केस 2 में BAP पसंद आ रहा है। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज अप्रूव कर देगा। अप्रूवल के लिए कितना परसेंट चाहिए, 66%। COC का सारा अप्रूवल इन चैप्टर 3 है 66% है। They will see that the plan is feasible and viable, that the distribution proposed is okay. Sir, what is distribution? एक सेक्शन 53 था जो आपने IBC कोड में पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि जो पैसा बांटा जाएगा जब, तो इस ऑर्डर में बांटा जाएगा, उसको बोलता है वाटरफॉल। तो वाटरफॉल ये होता है, ये रहा मैंने लिख दिया तुम लोग के लिए। सबसे पहले जो कॉस्ट लगा है वो, फिर सेकंड सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन, फिर थर्ड एम्प्लॉय होता है, फिर फोर्थ होता है अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, फिर 5 होता है गवर्नमेंट ड्यूज एंड बैलेंस ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर लास्ट होता है UOC अनसिक्योर्ड ऑपरेशन क्रेडिटर्स। तो ये वाटरफॉल फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सेक्शन 53 में आता है डिटेल में, तो वो चेक करेंगे और फिर प्लान को ओके करेंगे। अगर कभी भी COC को ऐसा लगता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को लगता है कि प्रमोटर लोगों ने जो प्लान बनाया है उसमें वो लोग क्रेडिटर को कम दे रहे हैं, पूरा पैसा नहीं दे रहे,
इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। यहाँ इम्पेयरमेंट का मतलब है कि फुल पैसा नहीं दिया जा रहा है, इम्पेयरमेंट का मतलब है कि फुल पेमेंट नहीं दिया जा रहा, द डेट इज इम्पेयर, कम पेमेंट कर रहे हो। तब फिर सीओसी बोलेगा कि प्लान में अगर क्रेडिटर कुर्बानी देगा तो प्रमोटर भी कुर्बानी देगा, प्रमोटर का भी शेयर होल्डिंग कम किया जाएगा, उनका शेयर्स दिया जाएगा, क्रेडिटर्स को बेचा जाएगा। तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर का जो भी अगर क्रेडिटर कुर्बानी देगा तो प्रमोटर को भी देना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि भाई सीओसी अगर देखता है कि द प्लान impairs the debt amount and the claims of the creditors, then promoters का भी जो शेयर होल्डिंग राइट्स वगैरह उसको डाइल्यूट करो, ठीक है। फाइनली अपना ये जो हीरो है ये प्लान जमा करेगा, इसके पास क्या नाम है, एनसीएलटी के पास। 54L, अब एनसीएलटी प्लान को 30 दिन में अप्रूव कर सकता है या 30 दिन में रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ देखो 54J आ गया, मैंने बताया था ना 54J2। 54J2 वही केस है जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पाया था कि जो प्रमोटर्स जिनके हाथ में अभी मैनेजमेंट है वो लोग चोर हैं, फ्रॉड हैं, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। तब ऐसे केस में जो भी नया प्लान होगा इट शुड ऑब्वियसली रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ द मैनेजमेंट, बट इफ द प्लान इज स्टिल कंटिन्यू विद द सेम प्रमोटर मैनेजमेंट तब फिर कंपनी को लिक्विडेट कर देगा। प्लान रिजेक्ट, टर्मिनेशन ऑफ PPIRP प्रोसेस एंड लिक्विडेट द कंपनी। 54L में एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो नेक्लैट में, एनसीएलटी में, ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन सेक्शन नंबर 61 सबसेक्शन 3। 61 सबसेक्शन 3 के जो ग्राउंड्स है वो मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को आईपीसी कोड में सेक्शन 32 के नीचे ही। 54N, टर्मिनेशन ऑफ द PPIRP प्रोसेस। केस 1, आइदर सीओसी रिजेक्ट्स ऑल द प्लान, ना उनको बीआरपी पसंद आया ना बाप पसंद आया, या फिर वो जो पीरियड होता है 120 दिन वो खत्म हो गया तो फिर टर्मिनेट, उससे आगे नहीं जाएगा, या फिर सीओसी ने एक्टिवली 66% वोटिंग लेके फैसला किया है कि भाई अपने को PPIRP रोकना है, तो फिर ये अपना जो हीरो है वो जमा करेगा फॉर्म और रिक्वेस्ट का P13 जमा करेगा एनसीएलटी को और बोलेगा कि वी वांट टू टर्मिनेट दिस PPIRP प्रोसेस, तब फिर टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर 54J2 अट्रैक्ट हो गया तब तो फिर एनसीएलटी लिक्विडेशन ऑर्डर पास करेगा। 54J2 मतलब उनको इस प्रोसेस के दौरान ही पता चला था कि कमेटी ये प्रमोटर वगैरह चोर हैं, फ्रॉड मिसमैनेजमेंट, तब फिर लिक्विडेशन ऑर्डर होगा। 54A, क्या आप लोग CIRP में जा सकते हो? हाँ, अगर सीओसी चाहे तो। अगर PPIRP प्रोसेस जो होता है 120 दिन उसमें कभी भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को लगता है कि PPIRP इज नॉट वर्किंग वेल, लेट्स गो बाय CIRP, तब 66% वोट देके वो लोग RP को बोलेंगे और NCLT को अप्लाई करेंगे और CIRP में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। NCLT विल ऑर्डर टू टर्मिनेट द PPIRP, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसी को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर CIRP अपॉइंट करेंगे और PPIRP का जितना भी खर्चा है उसको CIRP का खर्चा में शामिल कर लिया जाएगा। एडजुडिकेटिंग ऑर्डर का, जब एनसीएलटी इस तरह का ऑर्डर देता है कि चलो सीआईआरपी में कन्वर्ट हो जाओ, तो इट इज डीम्ड, क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बोलने पे हुआ है, एंड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मतलब क्या, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो इट विल बी डीम्ड एज इफ सेक्शन 7 का एप्लीकेशन आया था एनसीएलटी के पास जिसको उन्होंने अप्रूव किया है, सीआईआरपी चालू हो जाएगा उस दिन से ही। और फिर ये जितने भी घटिया, इनका कितनी बार मैं नाम लिया ना तुम्हारे सामने इस सेक्शन का, 3 ट्रांजेक्शन, इसको अवॉइड करने के लिए प्रोसीडिंग वगैरह वो सब कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। लास्ट सेक्शन 54P पर ये अपने उतने काम का नहीं है, इसमें यही बोल रहा है कि ये तो चैप्टर 3 है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बाकी चैप्टर्स हैं चैप्टर 2, 4, 6, 7 बोलता है उनका प्रोविजंस भी इस चैप्टर पे अप्लाई करेगा, एंड उनमें कुछ टर्म्स होते हैं उसको आप ऐसा समझना, जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट को आप प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट समझना, लाइक दैट। तो एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ अदर चैप्टर टू दिस चैप्टर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड देयर, ओके, दैट इज 54P। तो ये एक तरह से इंटरप्रिटेशन टाइप का सेक्शन था, ओके। सो सर दिस एंड्स आवर PPIRP प्रोसेस। फाइनली अपना इकोनॉमिक लॉस का अमेंडमेंट पूरा कंप्लीट हो गया एकदम डिटेल में, सबसे ज़्यादा यही था 5-6 में, ओके। सो नोट्स तो डाले हुए हैं, वेबसाइट वीडियो डिस्क्रिप्शन में रह गई, और अमेंडमेंट क्लास का जो लिंक है वो हमेशा मेरे वेबसाइट के अमेंडमेंट पेज पे मिल जाएगा आपको, ओके। थैंक यू।